हेलो चपाटी, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है लक्ष्मी और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर के अंदर, यानी कि लेक्चर नंबर 5 ऑफ लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, यानी कि लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है, तो प्लीज जाओ उस लेक्चर को देख के आओ। नहीं तो आपको ये लेक्चर समझेगा तो जरूर, बट आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होंगे बेसिक्स के रिलेटेड। यानी कि मैंने लेक्चर नंबर 4 में क्या किया है, आपके जितने भी बेसिक्स रिक्वायर्ड थे सेल डिवीजन को समझने के लिए, उसको पूरा डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो जाओ वो पहले लेक्चर को देख लो, उसके बाद में कंटिन्यू कर लो, या फिर अभी इस लेक्चर को कंप्लीट कर लो, फिर बाद में जाके वहां पर डाउट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक बच्चे से मैं कहना चाहूंगा जिसका नाम है धूमल, धूमल कानोपात्रा। अब वो लड़का है या लड़की है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। धूमल लड़के का भी नाम होता है, धूमल लड़की का भी नाम होता है। तो बच्चा अगर तू लड़की है या लड़की है तो मुझे नहीं पता, बट समझ, जो तूने रिक्वेस्ट किया था कि सर मुझे मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के चैप्टर वाइज वेटेज चाहिए और सही सीक्वेंस चाहिए पढ़ने का, तो बच्चा उसकी वीडियो ये लेक्चर खत्म होने के बाद ही अपलोड हो जाएगी, तो जाके उसको भी देख लेना। ठीक है, सब लोग जाके देख सकते हो। ऐसा नहीं कि उस बच्चे के लिए पर्टिकुलर बनाया है, सभी के लिए बनाया है, बट उसने पर्सनली मुझे रिक्वेस्ट किया था। सर रिक्वेस्ट तो नहीं किया था सर, उसने कमेंट किया था, तो उसके कमेंट के ऊपर से मुझे ऐसा लगा कि इस बच्चे को ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए वो वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, तो वो अपलोड हो जाएगी इस लेक्चर के बाद में। बट इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे किसको भाई, सेल डिवीजन को समझेंगे। किसको समझेंगे भाई, सेल डिवीजन पढ़ने वाले आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन, राइट। कल हमने पूरा का पूरा बेसिक कवर कर लिया था सेल डिवीजन को समझने के लिए। सेल डिवीजन में जितने भी टर्म्स आएंगी, जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट, हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, ये सब टर्म्स हमने पिछले लेक्चर्स में समझ ली थी, और मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन भी दिया था उसके ऊपर रिगार्डिंग सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन नाम पढ़ के हमें तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, बट अगर हम इस नाम को तोड़ दे, उस नाम को अगर हम क्या कर दे, तोड़ दे, तो हमें मिल जाता है उसका असली मतलब। ठीक है, जैसे कि सेल का मतलब क्या होता है, सेल क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ सेल क्या होता है। इट इज अ स्ट्रक्चरल structural and functional, it is a structural and functional unit of body। ये हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। स्ट्रक्चरल से मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल मतलब ध्यान सुनना, अगर मुझे क्या बनानी है, एक बिल्डिंग बनानी है, मुझे क्या बनानी है, एक बिल्डिंग बनानी है, राइट। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे ईंटों की जरूरत पड़ेगी। उस बिल्डिंग को स्ट्रक्चर देने के लिए, उस बिल्डिंग को बड़ा करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ईंटों की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से मेरी बॉडी तो ईंटों से नहीं बनी हुई है, मेरी बॉडी बनी हुई है किससे, सेल से बनी हुई है। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, जो मेरी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, या फिर बोल सकते हो जो मेरी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, वो क्या होता है, मेरा सेल होता है। तो इसको अगर एग्जांपल से समझने जाओ तो बिल्डिंग, हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ, हमारा सेल, जो कि हमें क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है, राइट। हमें क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है, या फिर बोल सकते हो हमारी बॉडी को डेवलप करता है, या फिर बोल सकते हो हमारी बॉडी को बनाने वाली चीज, यानी कि हमारी बॉडी को बनाने वाला ईटा कौन सी कंपनी का है, सेल कंपनी का है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं फंक्शन, फंक्शनल यूनिट का मतलब। अब मुझे बताओ हमारी बॉडी किसकी वजह से वर्क करती है, हमारी बॉडी किसकी वजह से वर्क करती है। मैंने तुम्हें लेक्चर नंबर 1 या फिर लेक्चर नंबर 2 में बताया था, हमारी बॉडी वर्क करती है ऑर्गन सिस्टम्स की वजह से। किसकी वजह से वर्क करती है, हमारी ऑर्गन सिस्टम की वजह से वर्क करती है। अब बताओ ऑर्गन सिस्टम किससे बनता है, ऑर्गन से बनता है। ऑर्गन किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखो हमारा जो क्या बोलते हैं, मैं ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा हूं, वो बनता है सबसे पहले तो सेल। सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब ये ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है, क्या करता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम वर्क करता है, तो अवर हमारी बॉडी भी वर्क करती है, अवर बॉडी वर्क, हमारी बॉडी भी क्या करती है, वर्क करती है, राइट। तो अगर मैं कहूं मेरे बॉडी का अंदर का सेल जो है वो वर्क कर रहा है, तो मेरा ऑर्गन भी काम करेगा, और ऑर्गन काम करेगा तो ऑर्गन सिस्टम काम करेगा, और ऑर्गन सिस्टम काम करेगा तो मेरी एंटायर बॉडी भी काम करेगी, यानी मेरी बॉडी क्या करेगी, फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसीलिए मैं सेल को क्या कहता हूं, इसीलिए मैं सेल को क्या कहता हूं, फंक्शनल,
फंक्शनल यूनिट कहता हूं। इतनी बात समझ में आ गई कि सेल क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। हमारा सेल दिखता कैसा है, हमारा सेल कैसे दिखता है, ये हो गया आपका सेल। अब बोलोगे सर क्या सेल हमेशा सर्कल रहता है? नहीं बच्चा, सेल का कोई शेप नहीं रहता। सेल इस ढक्कन के जितना भी हो सकता है, इस पेन के जैसा भी हो सकता है, इस बॉटल के जितना भी हो सकता है, और कैसे बताऊं, ये माचिस की डिब्बी की जितना भी हो सकता है, उसका कोई शेप नहीं होता। सीधी सी बात बोलूं तो उसका कोई शेप नहीं होता। बट हमारी बुक्स में अच्छी तरीके से हमें सेल को एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला शेप लिया जाता है, या फिर बोल सकते हो सर्कल वाला शेप लिया जाता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा सेल। सेल हो गया, ये क्या हो गया हमारा सेल हो गया। सेल की ऊपर की जो लेयर है ये जो है ये है उसकी मेम्ब्रेन। ये क्या है, उसकी मेम्ब्रेन है, यानी कि उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, उसकी क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अब मुझे बताओ, तुम अपने मोबाइल को गार्ड करने के लिए क्या लगाते हो, मोबाइल का कवर यानी कि मोबाइल गार्ड लगाते हो। उसी तरीके से सेल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेल की वॉल। क्या बोलते हैं हम, सेल की वॉल। जैसे हम अपने मोबाइल के ऊपर मोबाइल का कवर लगाते हैं सेल किसको, मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि गिरा या फिर उससे किसी चीज का टकराव हुआ तो वो किसकी मदद से बच जाता है, हमारे मोबाइल के कवर से बच जाता है। बट अगर सेल किसी से टकराता है, सेल किसी से ऐसे टकरा गया, मेरा सेल, मेरा तो देखो मेरे हाथ कैसे बना हुआ है, सेल से ही बना हुआ है। अगर मैंने उसको यहाँ पर जोर से मार दिया, ठीक है, या फिर उसको ऐसे रगड़ दिया, अपने हाथों से ही रगड़ दिया, तो सेल अपने आप को किससे बचाएगा, अपनी सेल वॉल से, यानी कि अपने कवर से बचाएगा, जिसको मैं बोलता हूँ सेल वॉल। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सेल के अंदर क्या क्या होता है। सेल के अंदर होता है सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म। क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, ध्यान सुनो। सबसे पहले होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो होता है लिक्विड, जो तुम्हारे सेल के अंदर भरा हुआ होता है। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो तुम्हारे सेल के अंदर भरा हुआ होता है। ये कैसा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है। लिक्विड जैसा एक मैट्रिक्स होता है तुम्हारे सेल के अंदर भरा हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है ऑर्गेनेलीज। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, ऑर्गेनेलीज। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, यहां पर मैं लिखता हूं इनसाइड, इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। अब ये ऑर्गेनेली कौन सी हो सकती है। अगर आपने एनर्जी प्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो भी एक ऑर्गेनेली होती है, राइट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक ऑर्गेनेली होती है। हमारे सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखने जाऊँ, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखने जाऊँ तो बहुत सारी हो सकती है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमें एनर्जी बनाने में मदद करता है, हमारी एनर्जी बनाता है हमारे अंदर की। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। और बोलो, और बोलो, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो भी एक ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस। ये सब क्या है, ईटीसी। ये सब क्या है, आपके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या रहती है, ऑर्गेनेलीज। वो कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, ऐसी बहुत सारी आपके सेल के अंदर क्या होती है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। बट आज हम सेल डिवीजन को पढ़ने के लिए यूज में लेने वाले हैं ऐसी ऑर्गेनेली जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है और जिसकी वजह से आपका सेल डिवीजन भी होता है। जो आपके सेल का ब्रेन है उसकी, उस ऑर्गेनेली की आज हम बात करने वाले हैं। वो ऑर्गेनेली होती है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है आपका, न्यूक्लियस। इसको मैं बोलता हूं न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनेली जो आपके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो होता है आपके सेल का ब्रेन, जिसकी वजह से आपका सेल को पता चलता है, आपके सेल को पता चलता है कि क्या वर्क करना है। उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से सेल को पता चलता है कि मुझे क्या वर्क करना है, किस टाइम पे करना है, और ये करने से ये होगा। ये सब किसकी वजह से पता चलता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी मदद से पता चलता है। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर होती है दो चीजें। पहला तो होता है आपका न्यूक्लियोलस, पहला क्या होता है आपका, न्यूक्लियोलस होता है। और दूसरा होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल, या फिर बोल सकते हो क्रोमोजोम होता है। क्या होता है, क्रोमोजोम होता है। क्या होता है, क्रोमोजोम ही बना देते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बना देता हूं यहां पर मैं क्रोमोजोम, यहां पर मैं बना देता हूं आपके लिए क्रोमोजोम, जिसको मैं बोलता हूं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है,
ये क्या होगा आपका, ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। ये क्या बनाता है, ये बनाता है राइबोसोम्स को बनाता है, राइबोसोम को बनाता है, राइबोसोम को बनाता है, ठीक है, जो कि आपकी प्रोटीन फैक्ट्री होती है, जो क्या बनाती है, राइबोसोम क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। और ये दोनों हो गए आपके जेनेटिक मटेरियल, क्या हो गया आपके जेनेटिक मटेरियल, या फिर बोल सकते हो इसे क्रोमोसोम, क्या बोल सकते हो, क्रोमोसोम। ये होता है कुछ इस तरीके से आपका सेल का स्ट्रक्चर, आपका सेल कुछ इस तरीके से दिखता है। सेल के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहली बात, सेल के ऊपर एक लेयर होती है, या कि बोल सकते हो एक कवर होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल के अंदर एक लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होती है, जैसे कि न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और आज हम किसको पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियस के अंदर के, न्यूक्लियस यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर होता है हमारा न्यूक्लियोलस, जो कि राइबोसोम्स बनाता है, और क्रोमोसोम, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, या फिर बोल सकते हो क्रोमोसोम। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये सब मैंने तुम्हें बताया था पिछले लेक्चर में, तो उसको डिटेल में ना पढ़ते हुए हम डायरेक्टली डाइव कर जाएंगे अभी हम सेल डिवीजन के अंदर। किसके अंदर डाइव करेंगे, सेल डिवीजन के अंदर, क्योंकि पूरे के पूरे बेसिक्स मैंने लेक्चर नंबर 4 में कवर कर दिए थे। अगर अभी मैं इसको पढ़ाने जाऊँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका वेस्ट टाइम हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और आज का हमारा सिर्फ और सिर्फ गोल है इस चैप्टर को निपटाने, यानी कि इस चैप्टर को कंप्लीट करना। कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, मैं उस लेक्चर को कंप्लीट कर देता, मैं चैप्टर को ही कंप्लीट कर देता, बट क्या हुआ, टाइम ज़्यादा होने की वजह से मुझे लेक्चर को स्टॉप करना पड़ा, ऑटोमेटिकली ही वो कट हो जाता है हमारे पास से। वैसे तो मैं एक सॉफ्टवेयर में क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें फिक्स टाइम होता है, उसमें से अगर वो टाइम के पार चले जाता है लेक्चर, तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। मैं तो सेल डिवीजन के आखिरी तक पहुंच गया था, पता है। फिर क्या हुआ, मैं जब देखता हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए, तो लेक्चर पूरा का पूरा बंद हो चुका था, पूरी की पूरी मेहनत पानी में चली गई थी, राइट। इसको लिख लो पहले फिर से। हाँ, लिख लिया बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन। अभी तो हमने क्या देखा, सेल डिवीजन का सेल पार्ट देखा। अभी हमने समझा जो सेल होता है वो क्या होता है। अब मैं बताता हूं तुम्हें सेल डिवीजन एक्चुअल में क्या होता है। सेल डिवीजन एक्चुअल में होता क्या है, देखो। सेल डिवीजन एक छोटी सी टर्म है, जिसको हम इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। क्या करते हैं, इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं वो सब बताऊंगा मैं तुम्हें आज ही के लेक्चर में, ध्यान सुनना। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूं, अगर तुम्हारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हिंदी में लिखना चाहूं, तो क्या होगा, सेल जो होता है, जो तुम्हारा सेल होता है, वो डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाता बनाता है। ये होता है आपका एक्चुअल में सेल डिवीजन। क्या होता है, सेल डिवीजन का मतलब सिर्फ इतना है कि सेल डिवाइड करके न्यू सेल बनाएगा। न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना, यही होता है हमारा सेल डिवीजन। कैसे होता है न्यू सेल्स का फॉर्मेशन, सेल डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाएगा, उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। या फिर अगर मैं लिखूं तुम्हारे बुक्स में, या फिर अच्छे तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूँ कि सेल डिवीजन होता क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, ये हो गई तुम्हारी सेल डिवीजन की डेफिनेशन, जिसको तुम बुक्स में पढ़ सकते हो, या फिर अपने बोर्ड की एग्जाम में लिख सकते हो। सेल डिवीजन का मतलब सिर्फ इतना होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम, किससे होगा, जो पहले से सेल्स तुम्हारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उनसे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब जो पहले से तुम्हारे बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट है, उनसे क्या होगा, न्यू सेल फॉर्मेशन होगा बाय किसके थ्रू, सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन। देखो, सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, नए सेल का बनना, किसके थ्रू, प्री एग्जिस्टिंग सेल के थ्रू। और प्री एग्जिस्टिंग सेल कैसे बनाएगा, सेल को डिवाइड करके, अपने आप को डिवाइड करके, या फिर बोल सकते हो बाय डिवीजन। यही हो गया तुम्हारे सेल डिवीजन की डेफिनेशन। अब देखो ये होता कैसे है, अब देखना ध्यान से, ये होता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल कि हम बना लेते हैं आपका मदर सेल, या बोल सकते हो पेरेंट सेल। ये हो गया ऐसा सेल जो तुम्हारे बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट है, इसको मैं बोलता हूं प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा, ठीक है। अब प्री एग्जिस्टिंग सेल को मैं दूसरा नाम दे सकता हूं, वो क्या दे सकता हूं, पेरेंट सेल भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं बच्चों, पेरेंट सेल बोल सकता हूं, यानी कि पापा सेल, पेरेंट
पेरेंट पेरेंट सेल बोल सकते हो, या फिर वो मदर भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं। एज यूर विश, तुमको पापा सेल समझना है, मम्मी सेल समझना है, ठीक है। अब देखो ये जो पापा सेल है वो क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करके क्या करेगा, अपने जान का बलिदान देके अपने आप को मारकर अपने बच्चा पैदा करेगा। क्या करेगा, अपने आप को खत्म करके एक नए दो सेल्स बनाएगा। क्या करेगा, अपने आप को मारकर दो नए सेल्स बनाएगा। देखो जो पेरेंट सेल होता है उसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, राइट। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है तुम्हारा न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस के साथ साथ में तुम्हारे सेल के अंदर होते हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होते हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स की पेयर, जिन बच्चों ने नहीं देखा है और वो लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं उनको समझा देता हूं। ऐसे क्रोमोसोम्स की पेयर, क्या बोला मैंने, ऐसे क्रोमोसोम्स की पेयर जो शेप में, साइज में, जो शेप में सेम हो, साइज में सेम हो और जीन पोजीशन के अंदर भी सेम हो। यानी कि ये क्रोमोसोम के अंदर अगर यहां पर किसका जीन प्रेजेंट है, तुम्हारे हेयर ग्रोथ का जीन प्रेजेंट है, तो ये वाले क्रोमोसोम के अंदर भी इसी पोजीशन पे क्या होगा, तुम्हारे हेयर ग्रोथ का जीन प्रेजेंट होगा। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये क्या हो गए आपके होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। क्या हो गए, ये हो गए आपके होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। बट यहां पर एक करेक्शन है, बट यहां पर एक करेक्शन है। पेरेंट सेल के अंदर जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, यानी कि पेरेंट सेल जब रेस्ट में होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, तब क्या होता है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो होता है विथ वन क्रोमेटिड, यानी कि जो क्रोमोसोम होता है वो एक क्रोमेटिड के साथ में होता है। अब ये क्रोमेटिड क्या होता है सर, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पुराना लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 4। इसलिए मैं बोल रहा था तुमको चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, कि सर पहले आप लेक्चर नंबर 4 देख लीजिए, उसके बाद में आप अगर सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट अभी जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको समझा देता हूँ, या फिर आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ऐसे क्रोमोसोम की पेयर जिनका साइज भी सेम हो, राइट। देखो इन दोनों का साइज सेम है, साइज सेम है ना, ठीक है। शेप सेम है, शेप भी सेम है सर। देखो ऐसा तो नहीं है कि ये दो क्रोमेटिड के साथ में और ये भी दो, ये एक क्रोमेटिड के साथ में ये दो क्रोमेटिड के साथ में, ऐसा क्या, नहीं, ठीक है। यानी कि इनका शेप भी सेम है। अब जीन पोजीशन की बात करूं तो अगर यहां पर टॉप वाली पोजीशन पर क्या है, तुम्हारे हेयर ग्रोथ का क्या है, जीन प्रेजेंट है इस क्रोमोसोम के अंदर, नीले वाले क्रोमोसोम के अंदर, तो लाल वाले क्रोमोसोम के अंदर भी टॉप पोजीशन पे क्या होना चाहिए, हेयर ग्रोथ का जीन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि जीन पोजीशनिंग सेम होना चाहिए। तभी हम ऐसे दो क्रोमोसोम की पेयर को क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखो पेरेंट सेल के अंदर क्या होता है, पहले तो न्यूक्लियस होता है, पहले क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस और दो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा पता हो जरा, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा तुम्हारा, साइटोप्लाज्म होगा, यानी कि लिक्विड मटेरियल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसको मैं क्या कहता हूं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो तुम्हारा पेरेंट सेल है, जो तुम्हारा क्या है, पेरेंट सेल है, वो क्या करेगा, सबसे पहले तो बड़ा होगा, क्या होगा, ग्रो होगा। ग्रो होके क्या करेगा, डीएनए कंटेंट इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, डीएनए कंटेंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। इतनी बात समझो। अब डीएनए कंटेंट इंक्रीजन या फिर बोल सकते हो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। जब तुम बच्चे रहते हो तब तुम क्या बच्चे पैदा कर सकते हो क्या, अगर तुम कोई बेबी को उठा लो, कोई छोटे बच्चे को उठा लो और उसको बोलो बेटा एक दो नए बच्चे पैदा कर, तो कर सकता है क्या, वो नहीं कर सकता। कोई भी बच्चे को उठा लो वो नहीं पैदा कर सकता। जब वो बच्चा एडल्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, फिर जब वो इंटरकोर्स करेगा या फिर रिप्रोडक्शन करेगा, तब वो क्या करेगा, बच्चों को जन्म दे सकता है। उसी तरीके से हमारा सेल अभी क्या है, बच्चा है, नन्ना मुन्ना। तो नन्हे मुन्ने बुच्चे से वो क्या होता है, ग्रो होता है बड़े सेल के अंदर, यानी कि मैच्योर होता है। मैच्योर कैसे होता है, अपने अंदर के डीएनए कंटेंट को इंक्रीज करती है, यानी कि अपने अंदर की इंफॉर्मेशन को बढ़ाकर वो क्या होता है, बढ़ाकर क्या होता है भाई, मैच्योर होता है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, डीएनए कंटेंट कैसे बढ़ाएगा। अब तुम्हें पता होगा, मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में क्या बताया था, क्रोमोसोम जो होता है,
क्रोमोसोम जो होता है वो बनता है किससे? क्रोमेटिन फाइबर से। किससे बनता है? क्रोमेटिन फाइबर से बनता है, राइट, क्रोमेटिन फाइबर से बनता है। इतनी बात पता है। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है वो बनता है दो चीजों से। दो चीजें कौन सी हो गई? डीएनए और प्लस प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? डीएनए प्लस प्रोटीन से बनता है। अब मुझे बताओ, डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट है? क्रोमेटिन फाइबर के अंदर। क्रोमेटिन फाइबर क्या बनाता है? क्रोमोसोम। यानी कि इनडायरेक्टली बोलूं तो क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए प्रेजेंट है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई? क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। ओके, अब मुझे क्या करना है? डीएनए कंटेंट को इंक्रीज करना है। क्या करना है? मुझे डीएनए कंटेंट को इंक्रीज करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूं? डीएनए कंटेंट को क्या करता हूं? इंक्रीज करता हूं। क्या करता हूं? डीएनए कंटेंट को इंक्रीज करता हूं। अब डीएनए कंटेंट इंक्रीज कर दिया तो मुझे एक फिक्स्ड रेशियो चाहिए क्रोमेटिन फाइबर बनाने के लिए। क्या चाहिए? मुझे एक फिक्स्ड रेशियो चाहिए क्रोमेटिन फाइबर बनाने के लिए। तो मैं क्या लेता हूं? यहां पर प्रोटीन भी बढ़ाता हूं। क्या बढ़ाता हूं? प्रोटीन भी बढ़ा लेता हूं। अब डीएनए भी बढ़ गया, प्रोटीन भी बढ़ गया। अब उससे क्या बढ़ेगा? तुम्हारा क्रोमेटिन फाइबर भी बढ़ गया। और क्रोमेटिन फाइबर बढ़ा तो उससे क्या बढ़ गए? तुम्हारे क्रोमोसोम बढ़ गए। क्या बढ़ गए? क्रोमोसोम्स बढ़ गए। अब क्रोमोसोम्स नहीं बढ़ते बच्चों। एक क्रोमोसोम के अंदर एक से दो क्रोमोसोम नहीं बनेंगे। क्रोमोसोम क्या करेगा? अपनी ही साथ में अपनी क्या करेगा? मिरर इमेज बना लेगा। वो कैसे बनाएगा? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये था तुम्हारा पहले तुम्हारे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम था। अब इसको मैं न्यूक्लियस को यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले क्या था? तुम्हारा क्रोमोसोम कुछ ऐसा था। पहले क्या था? तुम्हारा क्रोमोसोम जो था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, पहले जो तुम्हारा क्रोमोसोम था वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट था तुम्हारे सेल के अंदर, राइट। कैसा था? इस तरीके से प्रेजेंट था तुम्हारे सेल के अंदर। अब मैंने क्या किया? इसका क्रोमेटिन फाइबर यानी कि डीएनए कंटेंट को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्रोमेटिन फाइबर बढ़ा। और क्रोमेटिन फाइबर बढ़ने की वजह से क्या हुआ? क्रोमोसोम भी बढ़ेगा। अब क्रोमोसोम कैसे बढ़ेगा? यानी कि क्रोमोसोम बढ़ता नहीं है, वो क्या करता है? अपने क्रोमेटिड्स को बढ़ा देता है। क्या करता है? क्रोमेटिड्स को बढ़ा देता है। अब मुझे क्या करना है? एक क्रोमोसोम के अंदर क्या करना है? एक क्रोमोसोम के अंदर क्या करना है? डीएनए कंटेंट को बढ़ाना है। तो क्या होगा? क्रोमेटिन फाइबर बढ़ जाएगा। क्रोमेटिन फाइबर बढ़ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। अब सुनो, अगर मुझे एक गुब्बारे में हवा भरनी है, अगर मुझे एक गुब्बारे में हवा भरनी है, तो क्या मैं दो गुब्बारों में हवा भरूंगा? क्या उसी गुब्बारे में हवा भरूंगा उसको बढ़ाने के लिए? मैं उसी गुब्बारे में हवा भरूंगा उसको बढ़ाने के लिए, राइट। तो उसी तरीके से अब मुझे इस क्रोमोसोम के अंदर क्या करनी है? डीएनए कंटेंट बढ़ानी है। तो मैं इसी के अंदर क्या करूंगा? क्रोमेटिन फाइबर को बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? क्रोमेटिन फाइबर को बढ़ाऊंगा। और जब मैं क्रोमेटिन फाइबर को बढ़ाऊंगा तब क्या होगा? क्रोमोसोम के अंदर ऐसे क्रोमेटिड्स यानी कि क्रोमोसोम जो है वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड के साथ में अपीयर हो जाता है। यानी कि क्या करता है? अपनी ही कॉपी, ये क्रोमोसोम जो है वो अपने साथ ही एक कॉपी बना लेता है, अपने ही क्रोमेटिड्स की कॉपी बना लेता है। ये हो गया पूरा 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 एक क्रोमेटिड। ये क्या हो गया? पूरा का पूरा एक क्रोमेटिड हो गया। अब वो क्या करता है? अपने ही साथ में क्या करता है? अपनी ही एक कॉपी बना लेता है। अपनी ही क्या कर लेता है? अपनी ही एक कॉपी बना लेता है। क्या करता है? अपनी ही एक कॉपी बना लेता है। तो देखो, पहले क्या था? जो तुम्हारा पेरेंट सेल था यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल था, उसके अंदर क्रोमोसोम कुछ ऐसा था। फिर जब तुम्हारा डीएनए कंटेंट बढ़ा, यानी कि डीएनए कंटेंट यानी कि जेनेटिक मटेरियल को मुझे दो सेल्स के अंदर बराबर मात्रा में भेजना है। ठीक है, तो क्या होगा? डीएनए कंटेंट बढ़ेगा और सेल ग्रो होगा। तो क्या होगा? जब डीएनए कंटेंट बढ़ेगा तो तुम्हारा क्रोमेटिन फाइबर बढ़ेगा, और क्रोमेटिन फाइबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स भी बढ़ेंगे। क्या बोलता हूं मैं? क्रोमोसोम के साथ साथ में नंबर ऑफ क्रोमेटिड नंबर ऑफ क्रोमेटिड क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ क्रोमेटिड इंक्रीज होंगे। जब तुम्हारा डीएनए कंटेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, तब तुम्हारा क्रोमेटिन फाइबर इंक्रीज होगा। और जब क्रोमेटिन फाइबर इंक्रीज होगा तब क्या होगा? क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स बढ़ेंगे। तो देखो, यहां पर पहले एक क्रोमेटिड था, ये भी एक क्रोमेटिड था। ठीक है, फिर उसने क्या किया? अपनी ही एक कॉपी बना ली और नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स बढ़ गए। तो अब देखो, ये क्रोमेटिड हो गया, ये क्रोमेटिड हो गया। क्या हो गया? ये क्रोमेटिड हो गया, ये क्रोमेटिड हो गया। इनको मैं क्या बोलता हूं? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड बोलता हूं। क्या बोलता हूं? सिस्टर क्रोमेटिड। इसको भी मैं बोल देता हूं, इसको भी, इन दोनों को भी क्या बोल देता हूं मैं? सिस्टर क्रोमेटिड बोल देता हूं। ठीक है, क्योंकि इनकी मम्मी जो है सेंट्रोमियर, ये क्या है? तुम्हारा सेल के जो क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है,
तो जो इन दोनों इसका ये क्रोमोसोम का मदर यानी कि सेंट्रल पार्ट कौन सा है, सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर को तुम समझ लो मदर, ठीक है, और ये एक क्रोमेटिड और ये एक क्रोमेटिड को क्या समझ लो, बहने। तो इन दोनों क्रोमेटिड्स की बहन मम्मी कौन है, इन दोनों क्रोमेटिड्स की मम्मी कौन है, वो है तुम्हारा सेंट्रोमियर, वो क्या है, एक है। इसीलिए मैं कहता हूं ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। बट अगर मैं इन दोनों को, लाल वाले क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को और ब्लू वाले क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड कहूंगा, तो ये सही होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों की मम्मी क्या है, उन दोनों की मम्मी क्या है, अलग अलग है। देखो ना, लाल वाले क्रोमोसोम की मम्मी क्या है, अलग है। ब्लू वाले क्रोमोसोम की क्या है, मम्मी अलग है। तो इनको मैं क्या कहूंगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्या कहूंगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहूंगा। इतनी बात समझ में आ गई, ओके, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहूंगा। अब जब सेल बढ़ जाएगा, जब सेल क्या हो गया, बढ़ गया, उसके अंदर क्या हो गया, डीएनए कंटेंट बढ़ गया, ठीक है, क्या हो गया, डीएनए कंटेंट जो था वो तुम्हारा क्या हो गया, बढ़ गया। ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस। अभी मैंने यहाँ पर सीधा सीधा बना दिया है तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस। इसके अंदर बना लो तुम्हारा अपना न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जो तुम्हारा डीएनए कंटेंट है, या फिर बोल सकते हो सिंगल क्रोमेटिड के साथ में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, वो क्या बना लेते हैं, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लेते हैं पेरेंट सेल के अंदर। फिर क्या होता है, ग्रो होने के बाद में ये जो सेल है, ये जो सेल है वो हो जाता है डिवाइड, दो सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कौन, पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर सेल्स बना लेता है। अब देखो, अब देखना, ये सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी, यानी कि जो पापा के सेल के अंदर, यानी कि पेरेंट सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी, वही इंफॉर्मेशन किसके अंदर भेजनी है, मुझे डॉटर सेल के अंदर भेजनी है। इसीलिए हमने क्या किए थे, डीएनए कंटेंट को इंक्रीज किए थे। अब क्या होगा, देखो, जैसा ये दिख रहा है, जैसा ये सेल दिख रहा है, वैसा ही ये सेल दिखना चाहिए। जैसा ये सेल दिख रहा है वैसे ही ये दो सेल दिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या करता है सेल, क्या करता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम विद टू क्रोमेटिड्स है, वो अपने आप को स्प्लिट करके क्या हो जाते हैं, अपने आप को बीच से तोड़कर, यानी कि ये क्रोमोसोम है वो अपने आप को बीच से तोड़कर आधा इसमें चले जाता है और आधा इसमें चले जाता है। किसमें चले जाता है, आधा इस सेल में चले जाता है और आधा इस सेल में चले जाता है। तो देखो यहाँ पर बना लेते हैं हम, आधा क्रोमेटिड यहाँ आ गया, आधा क्रोमोसोम यहाँ आ गया और आधा क्रोमोसोम यहाँ आ गया, ठीक है। और ये नीला वाला क्रोमोसोम भी, आधा क्रोमोसोम यहाँ आ गया और आधा क्रोमोसोम यहाँ आ गया। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पेरेंट सेल के अंदर थी, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पेरेंट सेल के अंदर थी, वही किसके अंदर आ गई, तुम्हारे डॉटर सेल्स के अंदर आ गई। क्या आ गई, तुम्हारे डॉटर सेल्स के अंदर भी वही वाली इंफॉर्मेशन आ गई जो तुम्हारे पेरेंट सेल के अंदर थी। अब तुम ध्यान से समझना जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रही हो गई होगी, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन होगी तुम्हारे दिमाग के अंदर, इसलिए मैं तुम्हें वापस से समझाता हूं। देखना, ध्यान से सुनना। ये क्या था, पेरेंट सेल था, ठीक है। अब मुझे क्या बनाने हैं, अपने बॉडी के अंदर सेम टू सेम ऐसे ही दो सेल्स बनाने हैं, राइट। मुझे क्या करना है, सेम टू सेम ऐसे ही दो सेल्स बनाने हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना है। और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज तभी होंगे, यानी कि सेम टू सेम पेरेंट सेल तब बनेगा जब इसके अंदर की जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम होगी नए आने वाले सेल्स के जैसी, राइट। जो इंफॉर्मेशन इस सेल के अंदर होगी वही इंफॉर्मेशन डॉटर सेल्स के अंदर होना चाहिए, राइट। अब देखो, पेरेंट सेल के अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, लेस है, यानी कि उसके पेरेंट सेल के अंदर पर्याप्त है, यानी कि क्या है, लिमिटेड है बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो उसके हिसाब से उसके पास में, ठीक है। अब उसको क्या करना है, अपने बच्चों के अंदर बराबर बांटना है। क्या करना है, बराबर बांटना है। ना इस सेल को कम होना चाहिए, ना इस सेल को कम होना चाहिए, ना ये वाले सेल को कम होना चाहिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ना ये वाले सेल को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कम होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, अपने नॉलेज को क्या करेगा, दो फोल्डर्स में डिवाइड करेगा। यानी कि जैसे कि मुझे क्या करना है, एक पेपर के एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें, रुको रुको रुको, हाँ यहीं पे 2 मिनट होल्ड करना, मैं तुम्हें पेपर के एग्जांपल समझाता हूँ। ओके, हिल गया क्या बोर्ड, देखो
ये क्या है तुम्हारा, ये का पूरा तुम्हारा एक सेल है। ये क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया तुम्हारा सेल। क्या, एक सेकंड रुको, हाँ, ये हो गया तुम्हारा सेल। ये क्या है तुम्हारा पेरेंट सेल है। क्या है तुम्हारा पेरेंट सेल है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा पेरेंट सेल है। अब उसके अंदर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, राइट। उसके अंदर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, लिमिटेड है, बट अब उसे क्या करना है, अपने बच्चों के अंदर क्या करना है, दोनों मतलब अपने बच्चों के अंदर बराबर मात्रा में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएगा, अपने आप को खत्म करके, या फिर बोल सकते हो अपने आप को डिवाइड करके पहुंचाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये जो पेरेंट सेल है वो क्या करेगा, अपनी ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, डबल करेगा। क्या करेगा, अपनी ही डीएनए कंटेंट यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, डबल करेगा। ये क्या कर दिया इसने, ये सेल ने क्या कर दिया, अपने जो पहली जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी उसकी क्या कर ली, एक दूसरी कॉपी बना ली। अब जब उसने दूसरी कॉपी बना ली, दूसरी कॉपी बन गई, पहले क्या थी, ये जो पेरेंट सेल था उसके अंदर एक कॉपी प्रेजेंट थी जेनेटिक मटेरियल की, तो उसने क्या की, अपने दो बच्चे बनाने, एक सेल से दो बच्चे बनाने हैं, तो उसने क्या की, अपनी ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कर ली, डबल कर ली। और जब डबल कर ली तो वो क्या हो जाता है, सेल डिवाइड होके सेल क्या होता है, टूटकर दो सेल्स में बन जाता है। क्या हो जाता है, टूटकर, एक सेल टूटकर दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। एक सेल टूटकर दो सेल्स में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया सेल वन, और ये हो गया तुम्हारा सेल टू। तो देखो, एक सेल से कितने सेल बने, दो सेल बने। पहले क्या था, एक ही सेल था, पहले क्या था, पूरा का पूरा एक सेल था जिसको मैं बोलता था पेरेंट सेल। पेरेंट सेल ने क्या किया, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डबल किया, और क्या किया, अपने आप को डिवाइड करके दो सेल्स बना लिए। तो यही होता है आपका सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है, सेल डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाता है। समझ में आया, अब आपको फील आ गया होगा, पेपर वाले एग्जाम्पल समझ में आ गया ना बच्चों। अब इसको लिख लो, लिख लो भाई। अब बच्चों, ये तो आपने लिख लिया, आपको ये भी समझ में आ गया कि सेल डिवीजन एक्चुअल में होता क्या है। ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं होती। एक जो पेरेंट सेल होता है वो अपने आप को तोड़कर, अपने आप को खत्म करके क्या बनाता है, अपने दो बच्चे पैदा करता है। वो कैसे करता है, अपने अंदर की डीएनए कॉन्टेंट यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है, कॉपी करता है, उसकी दो कॉपीज बनाता है और बीच से टूटकर दो बच्चों में बदल जाता है, यानी कि बाप बन गया बेटा। ठीक है, यही होता है। समझ में आ गया। अब इसको हम मिटाते हैं और अब हम समझते हैं कि सेल डिवीजन हमारे बॉडी के अंदर होता ही क्यों है। अब हमारे अंदर सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है। सबसे पहली बात तो इससे समझ सकते हो, डेफिनेशन से समझ सकते हो, क्योंकि जो सेल है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। यानी कि जो सेल है वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और जो चीज पैदा होती है उसकी अंत भी जरूरी होता है, उसका अंत भी निश्चित होता है। यानी कि अगर सेल बॉर्न हुआ है तो वो डेड भी होगा। क्या होगा, जो सेल बॉर्न हुआ है वो डेड भी होगा, और अगर सेल डेड हो गया तो हम भी डेड हो जाएंगे। बट हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, लाइव रखने के लिए सेल्स कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर। यानी कि ये जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारे बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों सेल्स डेली बेसिस पर बनते रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए जब तुम्हारा हाथ कटता है तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। अभी हम देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर क्यों सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लिया ना तुम लोगों ने। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, नहीं लिखा होगा तो लेक्चर को पॉज करके लिख लेना बच्चों। अब हम बढ़ते हैं, अब हम बताते हैं आपको कि सेल डिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई ये काला काला क्यों हो रहा है, मेरी शक्ल की जैसा क्यों होते जा रहा है ये, है मेरी शक्ल की जैसा क्यों हो रहा है। तो देखो, सेल डिवीजन हमारे बॉडी के अंदर होता क्यों है, वाई सेल डिवीजन हैपन्स। यहां पर मैं लिखता हूं, वाई सेल डिवीजन, वाई सेल डिवीजन हैपन। हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता ही क्यों है, जरा बताओ तो। अगर आपको पता हो हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता क्यों है तो आप बता सकते हो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अभी जाएंगे फटाफट, देखो हाँ कमेंट सेक्शन में, अगर इनको हीरो बनना होगा तो क्या करेंगे, फटाफट से जाएंगे अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे, टड़ेंग टड़ेंग टड़ेंग, फिर देखेंगे वहां पर सेल डिवीजन, हाँ ये सेल डिवीजन इसलिए होता है, फिर इसलिए होता है, फिर वो आएंगे कमेंट में टाइप करके क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। फिर मैं देखूंगा, वाह इस बच्चे को तो आता है, इस बच्चे को तो लाइक मिलना चाहिए। फिर मैं उसके नीचे कमेंट करूंगा, वेल डन बच्चा वाड़ी, बहुत सही। फिर मैं उसके कमेंट को लाइक भी कर दूंगा और पिन भी कर दूंगा। ऐसा मत करना भाई, ऐसा चीटिंग मत करो यार, कंपटीशन है, फेयरली होना चाहिए।
ठीक है, बट ऐसा मत सोचना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। भाई यहाँ पे लव नाम की कोई चीज नहीं है, फेयर नाम की भी कोई चीज नहीं है। ठीक है, अपनी जिंदगी में तो लव नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई। हाँ छोड़ो उसको, छोड़ो। अब बढ़ते हैं हम आगे। वाई सेल डिवीजन हैपन, हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन क्यों होता है? मजा तो आ रहा है ना। देखो, सेल डिवीजन हमारे बॉडी के अंदर होता क्यों है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात मैंने तुम्हें बताया था, हमारी बॉडी जो है वो सेल क्यों क्या सेल क्यों बनाती है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने के लिए। अगर डेली बेसिस पर हमारे अंदर सेल नहीं बनेंगे अगर हमारे बॉडी के अंदर डेली बेसिस पर न्यू सेल नहीं बनेंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो धीरे धीरे क्या होगी? खत्म होने लगेगी। यानी कि आज जो मेरी स्किन एकदम फ्रेश फ्रेश दिख रही है वो कुछ दिनों के बाद में या फिर 24 घंटों के बाद में पूरी सड़ने लगेगी, राइट? अगर क्या होगा, ये जो मेरा सेल है, ये देखो, कभी तुमने देखा है क्या, कोई इंसान जो होता है उसका हाथ अगर जल जाता है, उसका हाथ अगर जल जाता है तो उसके सेल्स क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, राइट? उसके सेल्स क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। ये तो तुम्हें पता है। फिर जब समय बीतता है तो उसका हाथ क्या होता है? सड़ने लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है बट धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे होने की वजह से क्या हो रहा है? यहां से हाथ जला, ठीक है, यहां से हाथ जला। अब पेरेंट सेल कहां प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है। अच्छे सेल्स कहां प्रेजेंट है? ये साइड में प्रेजेंट है। तो अब यहां से डिवाइड होते होते, यहां से सेल को डिवाइड होके बढ़ते बढ़ते यहां पर आने के लिए टाइम लग रहा है। तो तुम देखोगे उसके जो टिप तक के जो सेल है वो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है उसका जो हाथ है वो हील होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी जो स्किन है फ्रेश लुकिंग दिखना स्टार्ट होती है। यानी कि ऐसा लगता है कि ये हाथ कभी जला ही नहीं था, बट कुछ ना कुछ अवशेष रह जाते हैं। उतने अच्छे से हमारी बॉडी उसको रिकवर नहीं कर पाती, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा लगता है कि उसका हाथ कभी जला ही नहीं था। है ना? ऐसा होता है ना, जब हमारी मम्मी क्या करती है, कुछ रोटी वोटी बना रही होती है तो उनका हाथ क्या हो जाता है? जल जाता है। तो क्या होता है वहां से वहां पर एक क्या हो जाता है? ब्लस्टर हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? फोड़ा हो जाता है, राइट है? फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वहां पर क्या होता है? न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है? वो जो पुराने सेल्स थे, जो मरे हुए सेल्स थे, वो क्या बना लेते हैं? पपड़ी बना लेते हैं और निकल जाते हैं, राइट? पपड़ी बन के निकल जाते हैं। और जब हम पपड़ी को हटाते हैं तो हमें क्या दिखता है? वहां की स्किन क्या हो गई? रिपेयर हो गई। वो क्यों होती है? क्योंकि उस जगह पर न्यू सेल्स आ जाते हैं और वहां पर न्यू स्किन बना लेते हैं, या फिर बोल सकते हो न्यू मसल्स बना लेते हैं। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। क्यों होता है? सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने के लिए होता है। क्या होता है? सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान में रखो, सेल डिवीजन जो होता है वो होता है तुम्हारे बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने के लिए। ये तुम्हारे बुक में नहीं लिखा है, बट सुनना, इसी से मैं तुम्हें तुम्हारे बुक को भी रिलेट कर देता हूं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने के लिए क्या होता है? तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। अब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या हो सकती है? हीलिंग हो सकती है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से क्या हो सकती है? क्या हो सकती है भाई? क्या हो सकती है? तुम्हारी बॉडी जो है वो क्या करेगी? ग्रो कर सकती है। दूसरा, तुम्हारी बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। क्या कर सकती है? हील कर सकती है, या फिर बोल सकते हो रिपेयर कर सकती है। अब देखो एग्जांपल की मदद समझो, बॉडी ग्रो और रिपेयर अपने आप को कैसे करती है? हील एंड रिपेयरिंग ऑफ वुंड। वुंड मतलब घाव को कैसे रिपेयर करती है? वुंड, सही स्पेलिंग लिखा होगा भाई, WOUND, वुंड। वुंड को कैसे रिपेयर करती है? देखो, सबसे पहले क्या थे तुम? बेबी थे। क्या थे? बेबी। अभी भी किसी के बेबी हो तो जल्दी से जल्दी कट लो, चप्पल उठाओ और भाग जाओ यहाँ से। मतलब लेक्चर छोड़ के नहीं भाई, उस रिलेशनशिप से भाग जाओ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप को तोड़ दो, या फिर अगर अच्छी चल रही हो, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि लड़की सही है और या फिर लड़का सही हो, तुम्हारे लिए ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा पार्टनर है वो बिल्कुल तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है, तुम्हें लॉन्ग टर्म तक साथ देगा, या फिर तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता है, तभी उसके साथ में रहो। नहीं तो अगर वो लड़का या फिर लड़की तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही हो, चुपचाप से चप्पल उठा और भाग जाओ वहां से। इस स्पीड से भागो कि उस लड़की के सामने कभी आओ ही मत। ठीक है? इतनी बात समझ में गई? अब देखो, जब तुम बेबी थे तब क्या थे? तुम्हारे अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या थे? कम थे, जिसकी वजह से तुम्हारा साइज क्या था? तुम्हारा साइज जो था वो स्मॉल था, यानी कि तुम क्या दिखते थे? छोटे दिखते थे, राइट? फिर जब तुम क्या हुए? बड़े हुए, एडल्ट हुए। क्या हुए? एडल्ट हुए। तो तुम देखते हो तुम्हारा जो साइज है, बॉडी का साइज है, क्या है? तुम्हारा बॉडी साइज जो है, बॉडी का साइज जो है वो क्या है? स्मॉल है, ठीक है?
फिर जब तुम बड़े हुए तब तुम्हारे बॉडी का साइज क्या हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बॉडी का साइज जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और तुम क्या बन गए, एक दानव के जैसे शरीर वाले इंसान बन गए, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये तुम छोटे से, यानी कि तुम्हारा बॉडी साइज पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया, अब ये बड़े से छोटा कैसे हुआ, ये हुआ किसकी वजह से, सेल डिवीजन की वजह से। क्या हुआ तुम्हारे बॉडी के अंदर, हुआ सेल डिवीजन। क्या हुआ तुम्हारे बॉडी के अंदर, हुआ सेल डिवीजन हुआ। भाई सर्दी हो गई है, कुछ दवाई बताओ मुझे कमेंट में कि मैं खा के अपनी सर्दी भगा सकूं, या फिर कुछ नुस्खे ही बता दो जिसको मैं घर पे कर सकूं। ठीक है, तो क्या हुआ तुम्हारे बॉडी के अंदर, क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ। क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ। क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स क्या हुए, इंक्रीज हुए। नंबर ऑफ सेल्स क्या हुए, इंक्रीज हुए, और तुम्हारी बॉडी का साइज भी इंक्रीज हुआ। क्योंकि अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर जितने के उतने ही सेल्स प्रेजेंट रहते, यानी कि फॉर एग्जांपल बेबी के अंदर है 100 सेल्स, तो 100 के 100 सेल्स तुम्हारे अंदर रहते अभी भी, तो तुम कैसे दिखते, छोटे के छोटे बच्चे दिखते। बट क्या हुआ, जैसे जैसे तुम्हें ग्रो होना था वैसे वैसे तुम्हारे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए, और तुम्हारी बॉडी क्या हुई, डेवलप होती गई, जिसकी वजह से तुम क्या हो गए, एडल्ट बन गए, यानी कि बेबी से मैच्योर एडल्ट बन गए। इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण होता है हमारा हीलिंग और रिपेयरिंग का। हीलिंग और रिपेयरिंग का, जैसे कि मैंने तुम्हें क्या बताया था, हाथ कटने वाला एग्जाम्पल। क्या बताया था बच्चों, हाथ कटने का एग्जाम्पल। हाथ कटने वाला एग्जाम्पल बनाएंगे हम ब्लैक पेन से, क्योंकि मेरा हाथ क्या है, काला है, और मैं भी काला हूँ, और मैंने काले भी कपड़े पहना हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, आपका हाथ हो गया बाबू भैया, ये क्या हो गया, आपका हाथ हो गया। आज भाई बहुत अच्छे से बनाऊंगा, आज अपनी ड्राइंग को बहुत अच्छे से बनाऊंगा। ये हो गया तुम्हारा हाथ। ठीक है, ये वहां बना लेता हूँ दूसरा हाथ। ये हो गया तुम्हारे हाथ। ठीक है, ठीक है, दोनों एक ही हाथ है, दोनों एक ही हाथ है। ये हो गया तुम्हारा आफ्टर। आफ्टर मतलब नहीं, बिफोर, 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 बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि पहले फिर बाद में, पहले बाद में। ठीक है, क्या हुआ, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही थी, सब्जी काट रही थी, बिल्कुल चॉपर से खच 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 खच, एकदम स्पीड में सब्जी काट रही थी ऐसे खच 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 खच, और वो क्या हो गया, चक्कू तुम्हारे हाथ पर फिर गया, यानी कि तुम्हारे मम्मी के हाथ पर क्या हो गया, वो चक्कू फिर गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनके हाथ के ऊपर क्या हो गया, घाव हो गया, या फिर बोल सकते हो उनका हाथ क्या हो गया, उंगली क्या हो गई, कट गई, उनकी उंगली क्या हो गई, कट गई। अब पूरी उंगली नहीं उड़ाते हुए मैं थोड़ी सी उंगली उड़ा रहा हूँ भाई। क्या हो गई, तुम्हारे मम्मी के हाथ के ऊपर क्या हो गया, एक कट लग गया, जिससे क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग हो रही थी। अब वो ब्लीडिंग तो स्टॉप हो गई। अब बात आती है, जब तुम कुछ दिनों के बाद देखते हो तुम्हारी मम्मी को हाथ को, तो यहाँ से जो स्किन जो थी, जो यहाँ की स्किन जो थी, जो कट के उखड़ गई थी, वो क्या होती है, वापिस से आ जाती है। वो कैसे आती है, देखो यहाँ पर जितना पार्ट क्या हुआ था, कट गया था, वहां के सेल्स क्या हो गए थे, मर गए थे, वहां के सेल्स क्या हो गए थे, मर गए थे, जो कि ब्लड के फ्लो के साथ साथ में ही निकल गए थे, राइट। बट जो सेल्स बचे थे, जो सेल्स यहाँ पर, जो पुराने सेल्स बचे थे, जो सेल्स तुम्हारी मम्मी के हाथ में पुराने सेल्स थे, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, डिवीजन किया। उन्होंने क्या किया बच्चों, डिवीजन किया, और नए सेल्स बनाए। उन्होंने क्या किया, नए सेल्स बनाए। कैसे बनाए, देखना, ये हो गए तुम्हारे पेरेंट सेल्स, यानी कि जो पहले से बचे हुए सेल्स थे तुम्हारी मम्मी के हाथ के अंदर, उन्होंने क्या किया, डिवीजन करके क्या किया, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज किए, और बोल सकते हो वुंड को भर दिया। क्या किया, सेल का डिवीजन करके क्या किया, वुंड को भर दिया। ये हो गए तुम्हारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब प्री एग्जिस्टिंग सेल ने क्या किया, सेल का डिवीजन करके यहां पर क्या कर दिया, नए सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। ये हो गए तुम्हारे न्यू सेल्स, न्यू सेल्स। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे ओल्ड सेल्स। क्या हो गए, ओल्ड सेल्स, या फिर बोल सकते हो पेरेंट सेल, या फिर बोल सकते हो प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने क्या किया, डिवीजन किया, डिवीजन करके क्या किया, डिवीजन करके क्या किया, न्यू सेल, न्यू सेल क्या किया, बनाए, और उससे क्या हुआ, वुंड जो था, वुंड यानी कि जो घाव था, यानी कि जो तुम्हारी मम्मी के हाथ का घाव था, वुंड जो था, वुंड जो था वो क्या हो गया, रिपेयर हो गया। क्या हो गया, रिपेयर हो गया, या फिर बोल सकते हो क्या हो गया, हील हो गया।
इतनी बात समझ में आ गई। तो तुम्हारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और तुम्हारी वुंड हीलिंग के लिए, यानी कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जितने भी घाव होते हैं, या फिर बोल सकते हो तुम्हारे बॉडी को जिंदा रखने के लिए, तुम्हारी बॉडी को बढ़ाते रखने, जिंदा रखने के लिए, तुम्हारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, तुम्हारे बॉडी के अंदर के जितने भी घाव फोड़े फुंसी होते हैं उन सभी को रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन इज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, जो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अब देखो, तुम्हें पता होगा सेल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। पहला होता है क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आइडेंटिकल क्या बनानी होती है, कॉपीज बनानी होती है। यानी कि आइडेंटिकल क्या बनानी होती है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाना होता है। यानी कि जैसा पेरेंट होगा वैसा ही क्या बनाना होगा, होता है उसे अपना बच्चा बनाना होता है। यानी कि आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाना होता है। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, यानी कि जैसा अमीबा दिखेगा वैसा ही उसका बच्चा वाला अमीबा भी दिखेगा। अमीबा जो होता है वो क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, वो क्या करता है, अपनी ही आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है, यानी कि अपने बच्चे ऐसे पैदा करता है जो उसके जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है भाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सेल डिवीजन की मदद से क्या बनाते हैं, गैमीट्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसकी जरूरत है, हमें सेल डिवीजन की जरूरत है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें किसकी जरूरत है, सेल डिवीजन की। क्यों जरूरत है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए, गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें सेल डिवीजन की क्यों जरूरत है, जो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए। समझ में आ गया? ओके, तो इसी वजह से हमारे अंदर सेल डिवीजन हैपन होता है, यानी कि हमारे अंदर सेल डिवीजन होता है। क्यों होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे घाव फोड़े फुंसी या फिर कट वट लगने के को रिपेयर करने के लिए, हमारे बॉडी को जिंदा रखने के लिए। अब हम लोग क्या है, वुमेन से हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो हमारे अंदर गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि स्पर्म और एग। स्पर्म किस में होता है, बताओ बरा। स्पर्म किस में होता है, मेल में होता है। स्पर्म होता है मेल में और एग होता है फीमेल में। तो फीमेल और मेल में जो स्पर्म और एग बनता है वो बनता है किसकी वजह से, बनता है भाई, सेल डिवीजन की वजह से बनता है। इसीलिए हम कहते हैं सेल डिवीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच अकर इन बॉडी, या फिर बोल सकते हो विच अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर मैं लिखता हूं क्या लिखता हूं भाई, सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जो किसमें होती है, विच अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये मिट गया भाई। अब बॉडी साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, बॉडी साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको लिख लो भाई, फटाक से लिख लो फटाकड़ी बच्चों, फटाक से लिख लो। क्या तुम फटाकड़ी हो क्या, जेठा वाली फटाकड़ी हो क्या, तो फटाक से लिख लो। तो बच्चों आप सभी ने लिख लिया होगा, तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेल डिवीजन के मेन टॉपिक के ऊपर। अभी हमने क्या देखा, सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है देखा। फिर देखा हमने सेल डिवीजन में हमारे बॉडी के अंदर होता क्यों है, क्या बोला मैंने, सेल डिवीजन होता क्या है ये देखा। ठीक है, अब सेल डिवीजन क्यों होता है ये देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन कैसे होता है। हमने क्या क्या चीजें देखी, सेल डिवीजन क्या होता है, ठीक है, सेल डिवीजन क्यों होता है। अब हम देखने जा रहे हैं सेल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं भाई। हाउ सेल डिवीजन हैपन इन आवर बॉडी, हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो तुम्हारे बुक में क्या है पता है क्या, हमारे बुक में डायरेक्ट दिया है, बट मुझे मजा आता है तुम्हें डिटेल में पढ़ाने में, इसलिए मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, बहुत मजा आता है भाई मुझे तुम्हें पढ़ाने में। देखो, हाउ सेल
डिवीजन, हाउ सेल डिवीजन हैपन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन कैसे होता है। अब यहां पर मैं इन आवर बॉडी भी लिख सकता था, हमारे बॉडी के अंदर ही कैसे होता है ये लिख सकता था, बट सेल डिवीजन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, फिर चाहे वो प्लांट क्यों ना हो, बैक्टीरिया क्यों ना हो, एनिमल क्यों ना हो, जितने भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सभी के अंदर क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, और नॉन लिविंग के अंदर नहीं होती। इसलिए हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, अंदर होती है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी फंक्शनिंग होती है, जिसकी वजह से उसके घाव, फोड़े, फुंसी क्या होते हैं, हील हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस कर पाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब हम देखते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल डिवीजन है वो कैसे होता है। सेल डिवीजन जो होता है, क्या बोलता हूं मैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ऑकर थ्रू टू प्रोसेस, ऑकर थ्रू टू प्रोसेस। हमारे अंदर, या फिर बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो दो प्रोसेसेस के थ्रू होता है। अब वो कौन कौन है, देखो, सेल डिवीजन किसके थ्रू होता है, दो प्रोसेसेस के थ्रू होता है। वो कौन सी है, पहली है तुम्हारी माइटोसिस, पहली है तुम्हारी माइटोसिस, पहली है तुम्हारी माइटोसिस, एंड सेकेंड वन इज मियोसिस, सेकेंड वन इज मियोसिस। कौन सी दो प्रोसेस हो गई बच्चों, पहली हो गई तुम्हारी माइटोसिस, दूसरी हो गई तुम्हारी मियोसिस। ये दो प्रोसेसेस है जिसके वजह से तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके सर, ये तो हमें समझ में आ गया सर। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, माइटोसिस जो है वो होता है किसके अंदर, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल के अंदर। किसके अंदर होता है, ऑकर इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। अब ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल क्या होते हैं, यहां पर मैं बता देता हूं, क्विक रिवीजन करवा देता हूं जिन बच्चों ने पुराना लेक्चर नहीं देखा। देखो, ये क्या हो गया, ये दो सेल बना लेता हूं। अब ऐसा सेल जिसके अंदर हर टाइप के क्रोमोसोम की एक एक कॉपी प्रेजेंट होगी, उसको मैं क्या बोलता हूं, हैप्लॉइड सेल बोलता हूं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब मुझे पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया एक क्रोमोसोम, ठीक है, एक टाइप का क्रोमोसोम हो गया, और ये हो गया तुम्हारा दूसरे टाइप का क्रोमोसोम, ये हो गया तुम्हारा दूसरे टाइप का क्रोमोसोम। एक सेकेंड, हाँ मैं डायग्राम बना लूं फिर तुम्हें अच्छे से समझा सकता हूं। देखो 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 देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो। देखो, ऐसा क्रोमोसोम जिसके अंदर हर टाइप के क्रोमोसोम की एक एक कॉपी प्रेजेंट हो, उसको मैं क्या कहता हूं, हैप्लॉइड सेल कहता हूं। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम है और उनकी एक एक कॉपी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हैप्लॉइड। ये क्या हो गया, हैप्लॉइड सेल हो गया, ठीक है। और ये ऐसा सेल जिसके अंदर हर टाइप के क्रोमोसोम की दो दो कॉपी प्रेजेंट है, उसको मैं क्या कहता हूं, डिप्लॉइड सेल। क्या कहता हूं, डिप्लॉइड सेल। तो ये क्या हो गया, डिप्लॉइड सेल हो गया। क्या हो गया, डिप्लॉइड सेल हो गया। तो जो माइटोसिस होती है वो हैप्लॉइड सेल के अंदर भी हो सकती है और डिप्लॉइड सेल के अंदर भी हो सकती है। बट जो मियोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ होती है ऑकर इन डिप्लॉइड सेल। ये सिर्फ और सिर्फ होती है तुम्हारे डिप्लॉइड सेल्स के अंदर। कौन, मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होती है। अब देखो, हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स कौन से हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है तुम्हारा स्टेम सेल, दूसरा हो सकता है तुम्हारा सोमेटिक सेल, ठीक है। पहला हो सकता है तुम्हारा स्टेम सेल, दूसरा हो सकता है तुम्हारा सोमेटिक सेल। ये दो तरीके के सेल्स हो सकते हैं जिसके अंदर तुम्हारा क्या हो सकता है, माइटोसिस हो सकता है।
अब मियोसिस के अंदर डिप्लॉइड सेल कौन सा हो सकता है? डिप्लॉइड सेल हो सकता है तुम्हारा जर्म सेल। जर्म सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर क्या होता है? माइटोसिस मियोसिस होता है। किसके लिए? जर्म सेल के अंदर अगर मियोसिस हुआ, जर्म सेल के अंदर क्या हुआ? मियोसिस मियोसिस हुआ तो वो क्या देगा हमें? क्या बनाएगा? गैमेट्स फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? गैमेट्स को फॉर्म करेगा। कौनते 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 कर सकता है? स्पर्म कर सकता है, स्पर्म का फॉर्म फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर कर सकता है एग का फॉर्मेशन। अगर क्या होगा? जर्म सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा तो वो गैमेट्स फॉर्म करेगा स्पर्म और एग्स के जैसे। स्पर्म किसके अंदर बनेगा? मेन के अंदर। यानी कि मेल के जर्म सेल के अंदर अगर मियोसिस होता है तो स्पर्म बनता है, और वुमेन के जर्म सेल के अंदर अगर क्या होता है? मियोसिस होता है तो एग्स का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसको लिखो तब तक। ओके, तो सुनो अभी। भाई सर्दी आ गई थी, उसको पूछने को क्या था? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि जर्म सेल के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है, जर्म सेल क्या होता है तुम्हारा? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, माइटोसिस के अंदर होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों के अंदर हो सकता है। और वो कौन से सेल हो सकते हैं? स्टेम सेल भी हो सकता है, और जर्म सेल भी हो सकता है, और सोमेटिक सेल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सोमेटिक सेल भी हो सकता है बच्चा। अब जो माइटोसिस है उसके अंदर क्या जर्म सेल भी आ सकता है क्या? उसके अंदर जर्म सेल भी आ सकता है, क्योंकि जो जर्म सेल है वो तो डिप्लॉइड है बोले आपने सर। ठीक है, जो जर्म सेल है वो तो क्या है? डिप्लॉइड है बोले। तो माइटोसिस जो है वो डिप्लॉइड के अंदर भी होती है। तो क्या सर जो हमारा स्टेम सेल है, सोमेटिक सेल है, उसकी लिस्ट में हम जर्म सेल भी लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हो, बट हमारी बुक के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। जब तुम 11th में जाओगे या फिर 12th में जाओगे तब तुम्हें एक टॉपिक आएगा वर्कर हनी बी का। किसका आएगा? किंग हनी बी का टॉपिक आता है, जिसमें क्या होता है? जो उसका जर्म सेल होता है ना, वो क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड ही होता है ना? हाँ, हेप्लॉइड होता है। और हेप्लॉइड क्या करता है? हेप्लॉइड होता है, उसका क्या होता है? जर्म सेल जो होता है, हनी बी का जो जर्म सेल होता है वो क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। और उसके अंदर माइटोसिस होकर क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। कौन? हर वर्कर हनी बी के अंदर जो किंग हनी बी होती है उसके अंदर क्या होता है? उसका जर्म सेल जो होता है वो क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। उसके अंदर क्या होता है? माइटोसिस होके गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए गैमेट्स के यानी कि माइटोसिस के अंदर मैं जर्म सेल्स भी लिख सकता हूँ, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बुक के अंदर नहीं है। बट अगर कुछ बच्चों को मेरा एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ, तभी भी थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक चले जाते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा। ध्यान सुनना। जो हनी बी होती है, क्या होती है? हनी बी होती है, उसके अंदर क्या होता है? उसका जर्म सेल जो होता है, उसका जर्म सेल जो होता है वो क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। उसका जर्म सेल जो होता है वो क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। अब उसको क्या करना है? गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है। इसको क्या करना है? गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है। तो वो क्या करती है? माइटोसिस करती है। वो क्या करती है? माइटोसिस करती है। माइटोसिस करती है, और गैमेट्स का क्या करती है? गैमेट्स का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। कितनी बात समझ में आ गई? बस, बट ये नॉट इन बुक, दिस इज नॉट इन योर बुक। ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है। बस तुम्हें समझाने के लिए मैं बता रहा था कि अगर तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसा आए कि क्या माइटोसिस जर्म सेल के अंदर हो सकता है, तो यस हो सकता है, बट ओनली ऑन हनी बी के अंदर ही हो सकता है। हमारे मेल्स के अंदर या फिर जो क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो यार, ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं होता है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ होता है वो तुम्हारे हनी बी के अंदर। इसलिए हमारी बुक ने उसको एग्जाम्पल में नहीं लिखा है, उसको टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। मियोसिस माइटोसिस जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। क्या के लिए होता है? नंबर ऑफ सेल्स को क्या करने के लिए? इंक्रीज करने के लिए बोल सकते हो, या फिर नए सेल्स बनाने के लिए। ऐसा मत समझो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत समझो, ऐसा मत समझो। नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना नहीं होती। बस देखो, माइटोसिस होता है आइडेंटिकल आइडेंटिकल सेल्स फॉर्मेशन के लिए। आइडेंटिकल सेल्स फॉर्मेशन के लिए होता है, यानी कि अगर माइटोसिस होगी, अगर माइटोसिस होगी तो माइटोसिस से जो नए सेल्स बनेंगे वो क्या होंगे? अपने पेरेंट सेल के जैसे ही दिखेंगे, या फिर बोल सकते हो उनके जैसे ही आइडेंटिकल होंगे। बट मियोसिस जो होता है, मियोसिस जो होता है वो होता है किसके लिए?
जेनेटिक वेरिएशन के लिए, क्या के लिए होता है, जेनेटिक, क्या बोल सकते हो, जेनेटिक वेरिएशन के लिए होता है। क्या के लिए होता है, जेनेटिक वेरिएशन इन न्यू सेल्स। क्या के लिए होता है, मियोसिस होता है तुम्हारे न्यू सेल्स के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस लाने के लिए। क्या के लिए होता है, जेनेटिक वेरिएशन इन न्यू सेल्स। तुम्हारे न्यू सेल्स के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस लाने के लिए क्या होता है, मियोसिस होता है। अब देखो तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम्हारे बॉडी के अंदर हर सेल एक जैसा दिखेगा, हर सेल एक ही काम करेगा, तो तुम्हारी बॉडी क्या काम कर पाएगी, अलग अलग काम कर पाएगी, क्या नहीं करेगी। क्या बोला मैंने, तुम्हारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल है वो एक ही तरीके के होंगे, तो क्या करेंगे, एक ही तरीके का काम करेंगे, राइट। अगर क्या बोला मैंने, तुम्हारे बॉडी के अंदर एक ही तरीके के सेल्स होंगे तो क्या करेंगे, एक ही तरीके का काम करेंगे, तो उससे तुम्हारी बॉडी अलग अलग काम कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो उस चीज से बचने के लिए आते हैं हमारे पास मियोसिस। मियोसिस क्या करती है, अलग अलग तरीके के सेल्स बनाती है, यानी कि उसके अंदर क्या करती है, जेनेटिक वेरिएशंस लाती है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, सेल्स बनते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, अलग अलग तरीके के सेल्स बन सकते हैं या फिर एक दूसरे से अलग सेल्स बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गैमेट्स, जैसे कि अब तुम ध्यान से सुनना, अभी मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना। जर्म सेल्स में क्या होता है, मियोसिस होता है। अब मियोसिस होगा तो उसमें जो जर्म सेल्स है उनके अंदर क्या होगा, जेनेटिक्स का वेरिएशन आएगा, यानी कि हर सेल एक दूसरे से अलग बनेगा, हर सेल एक दूसरे से अलग बनेगा। ठीक है, जब तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, या फिर जब तुम्हारे मम्मी का एग और तुम्हारे पापा का स्पर्म जब फर्टिलाइज होता है, तब क्या होते हो, तुम पैदा होते हो, राइट। तो देखो, तुम एग्जैक्ट अपने पापा की कॉपी या फिर तुम एग्जैक्ट अपने मम्मी की कॉपी क्यों नहीं बनते, क्यों इसलिए नहीं बनते, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे गैमेट्स है वो फॉर्म होते हैं मियोसिस से। और मियोसिस क्या करता है, तुम्हारे सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर ला लेता है वेरिएशन, यानी उसके अंदर क्या ला लेता है, चेंज, जिसकी वजह से तुम आधे मम्मी के जैसे दिखते हो, आधे पापा के जैसे दिखते हो और आधे अपने जैसे दिखते हो। इसीलिए तुम्हारे अंदर क्या आती है, वेरिएशन आती है। और जेनेटिक वेरिएशन जो है वो स्पेशिएशन यानी न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ में आ गई, बस यही था तुम्हारा मियोसिस का मेजर मुद्दा। अब हम जानेंगे कि मियोसिस और माइटोसिस का जो उसमें क्या क्या होता है, किस लिए होता है, ये तो अपने समझ लिया। अब हम समझते हैं माइटोसिस में एक्चुअली सेल कैसे डिवाइड करता है। क्या बोला मैंने, माइटोसिस और मियोसिस में एक्चुअली ऐसा क्या होता है जिससे कि माइटोसिस के अंदर जो न्यू सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल के, और मियोसिस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यू सेल्स बनते हैं उनकी जेनेटिक्स में क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है, यानी कि हर सेल एक दूसरे से अलग कैसे कैसे बनता है, अभी हम देखेंगे। इसको सबसे पहले लिख लो। तो बच्चा पार्टी आप सभी ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं माइटोसिस और मियोसिस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आइडेंटिकल सेल और जेनेटिक वेरिएशन आती है हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताई थी स्टार्टिंग लेक्चर में। जब तुम मैथ्स के हाई वेटेज चैप्टर की वीडियो देखोगे तो तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या मिलेगा, सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा तुम्हें। ठीक है, जिसकी मदद से तुम अपनी प्रिपरेशन को जीरो से क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मीडियम अगर तुम्हारी प्रिपरेशन होगी तो तुम उसे नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। ठीक है, अगर उसका तुम्हें जानना है कि क्या गिफ्ट मिला है तो तुम जाके उस लेक्चर को या फिर बोल सकते हो उस वीडियो को जाकर विजिट कर सकते हो। उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए उनकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और मैं क्या कर रहा हूँ, साथ साथ में तुम्हारे डिजिटल नोट्स भी क्या कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें अगर पेपर नोट्स है, यानी कि मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे नोट्स होते हैं उनको मैं पेपर फॉर्मेट में तुम्हें देता हूँ। ठीक है, बट अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें डिजिटल नोट्स बना के भी दे दूंगा। ठीक है, साथ साथ में डिजिटल नोट्स भी बन रहे हैं जिसकी मदद से तुम्हें एक मेड इजी, यानी कि जैसे कि पीडब्ल्यू वाले सर जो करते हैं, जो है कि मेरे इंस्पायरिंग टीचर है विपिन सर। ठीक है, विपिन सर बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो तरुण सर, ये सब मेरे क्या है जिनसे मैंने पढ़ा हो, या फिर जितने भी मेरे टीचर्स थे वो क्या करते थे, डिजिटल नोट्स बनाते, क्योंकि वो पीपीटी पे पढ़ाते थे, यानी कि डिजिटल बोर्ड पे बना पढ़ाते थे। बट मैं क्या करता हूँ, मैं तो तुम्हें पता है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे उसमें ही मजा आता है, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो डिजिटल बोर्ड में इजी हो जाती है, बट मेरे लिए सबसे ज्यादा इजी होता है इस बोर्ड पर पढ़ाना, इसलिए मैं इस बोर्ड पर क्या करता हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये सब बातें तो होते रहेंगी। अब हम पढ़ते हैं अपने आगे, यानी कि माइटोसिस टॉपिक के ऊपर। अब देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, माइटोसिस
माइटोसिस जो होती है उसका गोल क्या होता है, माइटोसिस में क्या होती है, आइडेंटिकल आइडेंटिकल क्या होते हैं, आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, आइडेंटिकल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, आइडेंटिकल सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये तो हम सभी को पता है। और क्या होता है सर, और होता क्या है, और क्या होता है सर बताओ जरा, और क्या होता है, ये होता है तुम्हारे, ये होता है किसमें, तुम्हारे हैप्लॉइड, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में, किसमें होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स में होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स में होता है सर। ठीक है, और क्या होता है, और क्या होता है बताओ यार, और क्या होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स में होता है, आइडेंटिकल सेल्स का फॉर्मेशन करता है। और बताओ और क्या हो सकता है, और हो सकता है ये चीज कि क्या हो सकता है बताओ जरा, और बताओ, इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, यानी कि एक सेल से कितने सेल्स बनेंगे, एक सेल से टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, टू सेल, टू न्यू सेल्स, टू न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम फ्रॉम वन सेल्स, यानी कि इसमें, इस प्रोसेस में एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, यानी कि इस सेल्स में, इस माइटोसिस में एक सेल से हम क्या बनाएंगे, दो नए सेल्स बनाएंगे जो कि आइडेंटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी कि जो ये जो सेल होगा, जो पेरेंट सेल होगा, उसी के जैसे हम क्या बनाएंगे, दो नए सेल्स बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, देखो माइटोसिस जो होती है, माइटोसिस जो होती है, माइटोसिस जो होती है वो दो फेजेस में होती है, दो क्या हो सकती है, दो प्रोसेसेस में कंप्लीट हो सकती है, दो प्रोसेस में कंप्लीट होती है, कंप्लीट हो सकती है नहीं, दो प्रोसेस में कंप्लीट ही होती है। देखो पहली जो होती है, जो पहली प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस, क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और दूसरी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस, क्या बोलते हैं, दूसरी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन, क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। पहले क्या होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जिसकी मदद से क्या होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि वो कॉपी होकर क्या होगी, दो नए सेल्स में बंटने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, डीएनए कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, किसमें, कैरियोकाइनेसिस में, जिसके वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन हम कर पाएंगे। और सेल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में क्या होगा, साइटोकेनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी कि अब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, अब क्या होगा, जो बचा हुआ पार्ट है, जो सेल का जो बचा हुआ पार्ट है वो कौन सा है, साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होके क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दो नए सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो कैरियोकाइनेसिस है वो होती है चार फेजेस में, कितने फेजेस में होती है, चार फेजेस में। पहला है तुम्हारा प्रोफेज, पहला है तुम्हारा प्रोफेज, दूसरा है तुम्हारा मेटाफेज, दूसरा है तुम्हारा मेटाफेज, मेटाफेज। ठीक है, तीसरा है तुम्हारा एनाफेज, तीसरा है तुम्हारा एनाफेज, एंड लास्ट वन इज जो कि है तुम्हारा टेलोफेज, कौन सा है तुम्हारा, टेलोफेज। इतनी बात समझो कि ये चार फेजेस होते हैं तुम्हारे कैरियोकाइनेसिस में, यानी कि तुम्हारी जो कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है चार फेजेस में, जिसमें से पहला है तुम्हारा प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, एंड थर्ड वन इन लास्ट फोर्थ वन इज टेलोफेज। अब इसको याद करने की ट्रिक दे देता हूं मैं तुम्हें, वो है पीमेट। क्या है, पीमेट। प्रोफेज से ले लो तुम पी, एम से ले लो एम, मेटाफेज से ले लो एम, एनाफेज से ले लो ए, और टेलोफेज से ले लो टी। अब पीमेट अगर तुम्हें याद ना रहे तो तुम ये रख सकते हो पेपर मैट, क्या याद रख सकते हो, पेपर मैट, पेपर का मैट, यानी कि पेपर की चटाई, पेपर की चटाई। पीस, पेपर से ले लो पी, ठीक है, एम से ले लो एम, ए से ले लो ए, और टी से ले लो टी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बस इतनी सी बात है, याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि जो कैरियोकाइनेसिस है वो कितने फेजेस में कंप्लीट होती है, तुम्हें लिखना होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सर सिंपल सी बात है। और साइटोकाइनेसिस जो है वो खुद ही एक प्रोसेस है, उसमें कोई फेजेस नहीं होते। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज कैसे होता है, और साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, लिख लो बच्चा पार्टी, लिख लो लिख लो, लिख लिया क्या भाई, लिख लिया क्या भाई, स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो, तुम इतने समझदार तो हो चुके हो, मुझे पता है, मैंने पता है तुम इतने समझदार हो भाई। अब हम बात करते हैं अपने प्रोफेज की। प्रोफेज से पहले एक फेज होता है, वो होता है
क्या होता है इंटरफेज, क्या होता है इंटरफेज, जो कि तुम्हारे बुक में नहीं लिखा है बट मैं तुम्हें बताऊंगा, क्या बताऊंगा इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज में क्या होता है, सेल जो होता है, सेल इज एट रेस्ट, क्या होता है, सेल क्या होता है, रेस्ट पे होता है और रेडी टू गो, रेडी टू गो इन माइटोसिस, क्या होता है माइटोसिस में जाने के लिए क्या होता है, रेडी होता है। अब इंटरफेज में सेल जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, किस तरीके से दिखता है सर, बताओ जरा हमें। देखो इंटरफेस में क्या होता है, जो सेल होता है वो तुम्हारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हो गया तुम्हारा सेल, ठीक है, क्या हो गया, ये तुम्हारा सेल हो गया। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर क्या होगा भाई, बताओ जरा। इसके अंदर होगा तुम्हारा न्यूक्लियस, क्या होगा ये, न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा, क्या होगा, न्यूक्लियोलस हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियोलस हो गया। उसके अंदर क्या होगा, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। ये क्या होगा तुम्हारा जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। और ध्यान सुनना, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, देखो जैसे कि हमारे सेल की एक क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल की वॉल कहते हैं। उसी तरीके से न्यूक्लियस की भी क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इंटरफेज में जो तुम्हारा सेल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, क्या होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। अब सुनो, ये तो हो गई तुम्हारे इंटरफेज की बात। अब ध्यान सुनना, तुम्हारे प्रोफेज में क्या होता है, यानी कि माइटोसिस में जो सबसे पहला फेज होता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस में जो सबसे पहला फेज होता है प्रोफेज, उसमें क्या होता है, क्या होता है प्रोफेज में, देखो ध्यान से, प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है, ध्यान सुनना। प्रोफेज में सबसे पहले ये जो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है ये होता है किसके फॉर्म में प्रेजेंट, क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन क्या है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक धागा प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तुम्हारे इसके अंदर, सेल के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में तुम्हारे अंदर क्या, तुम्हारे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, जो कैसा होता है, थिन और थ्रेड लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये धागे जैसा दिख रहा है ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, जो कि क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि तुम्हारे जीन्स को कैरी करता है, या फिर बोल सकते हो जीन्स को कंट्रोल करता है। अब देखो प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो ये क्रोमेटिन फाइबर है, क्या है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है वो क्या होता है, कंडेंस्ड होता है, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड होके क्या बनाता है, कंडेंस्ड एंड फॉर्म, कंडेंस्ड एंड फॉर्म क्रोमोसोम, क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, क्या बनाता है, कंडेंस्ड होके बनाता है तुम्हारा क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है विथ, क्या होता है सबसे पहले तो बताओ, क्रोमेटिन जो है वो फाइबर, जो क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कंडेंस्ड होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर तुम्हारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस और एंड ऑर्गेनेलिज, जो है जितनी भी ऑर्गेनेलिज है वो क्या होती है, डिसअपियर होना स्टार्ट होती है, डिसअपियर, स्टार्ट्स डिसअपियर, स्टार्ट्स डिसअपियर, यानी कि जितने भी तुम्हारी सेल के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है और ऑर्गेनिक ऑर्गेनेलिज है, वो क्या होती है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या होता है, जो तुम्हारे सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है, क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, ये क्या है, सेंट्रियोल जो है वो क्या है, एक तरीके की ऑर्गेनेली है। ये जो सेंट्रियोल होता है वो क्या होता है, डुप्लीकेट होके, डुप्लीकेट होके क्या होता है, मूव, डुप्लीकेट
एंड मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पर चले जाता है, मूव टू अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स की ओर चले जाता है। अब प्रोफेज में क्या होता है, ध्यान सुनना, ये क्या हो गया तुम्हारा इंटरफेस का क्या होगा, सेल हो गया। अब प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया तुम्हारा, सेल हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, सेल हो गया, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया प्रोफेज के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और ऑर्गेनेल्स जितने भी है तुम्हारे अंदर, वो क्या होगी, डिसअपियर होना स्टार्ट होगी। तो ये डिसअपियर होने के लिए मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कुछ इस तरीके से डिसअपियर हो रही है, क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है, यानी कि खत्म हो रही है, ठीक है, डिसअपियर हो रही है। अब जो तुम्हारा क्रोमेटिन फाइबर है, जो तुम्हारा क्रोमेटिन फाइबर है यानी कि जेनेटिक मटेरियल, वो क्या करेगा, कंडेंस्ड होके, हाईली कॉइल होके क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। कौन से क्रोमोसोम बनाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम बनाएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर मैं बना लेता हूं एक क्रोमोसोम, ये हो गया तुम्हारा एक क्रोमोसोम, एंड दिस वन इज योर सेकेंड क्रोमोसोम, जिसको मैं बोलता हूं क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम की पेयर जिनका शेप, साइज और जीन पोजीशन क्या होती है, सेम होती है। अब इसमें से क्या हो गया, न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तो यहां पर मैं न्यूक्लियोलस नहीं बनाता, ठीक है। अब देखना, अब देखना, अब जो सेंट्रियोल है, ये जो सेंट्रियोल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जो तुम्हारा सेंट्रियोल है वो कुछ इस तरीके से तुम्हारे सेल के अंदर दिखता है। अब ये क्या होता है, ये क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। देखो ये हो गया एक से, ये हो गया तुम्हारा एक सेंट्रियोल, और ये हो गया तुम्हारा एक सेंट्रियोल, क्या हो गया, एक सेंट्रियोल। अब ये कहा जाएगा अपोजिट पोल्स के ऊपर, क्या जाएगा, अपोजिट पोल के ऊपर। ये एक पोल के ऊपर प्रेजेंट है, तो दूसरा वाला कहां जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कहां आ जाएगा, ये वाला जो सेंट्रियोल है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो ये वाला मूव होके कहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। ये वाला जो सेंट्रियोल है वो कहाँ आ जाएगा, दूसरे पोल पर आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, ओके। तो ये क्या हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है। क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है, डिसअपियर हो रही है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गए, फॉर्म हो गए, क्या हो गए, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर जो था, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर जो था वो क्या हो गया, कंडेंस्ड होके क्या हो गया, कंडेंस होके, कंडेंस होके काय में बदल गया, होमोलोगस क्रोमोसोम में बदल गया, होमोलोगस क्रोमोसोम बना लिया, क्रोमोसोम्स को बना लिया। इतनी बात समझ में गई। और न्यूक्लियर जो था वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। और जो सेंट्रियोल्स थे, और जो सेंट्रियोल्स थे, ये जो सेंट्रियोल्स थे वो क्या हो गए, डुप्लीकेट होके अपोजिट साइड, अपोजिट पोल्स पर मूव हो गए। क्या हो गए, अपोजिट पोल्स पर मूव हो गए। अब तुम्हें अगर यहां पर बोर्ड पर अच्छे से समझ में ना आए तो सुनना, मैं तुम्हें दूंगा एक एनिमेटेड वीडियो की लिंक। वो कहां मिलेगी तुम्हें, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब क्या करता हूं मैं, यहां पर भी क्या करता हूं, यहां पर भी पिक्चर शो कर देता हूं। एनिमेटेड क्या बोलते हैं, एडिटर साहब, यहां पर क्या करो आप, बच्चों के लिए मेरी रिक्वेस्ट पर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज यहां पर क्या कीजिए, प्रोफेज के इंटरफेस से प्रोफेज में जो भी चेंजेस होते हैं यहां पर पिक्चर के फॉर्मेट में दिखा दीजिए, ठीक है, दिखा देगा वो आपको, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो समझ में आ गया कि प्रोफेज में क्या होगा, सबसे पहले क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और ऑर्गेनेल जितनी भी है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। सेंट्रियोल भी एक क्या है, ऑर्गेनल ही है, बट वो डिसअपियर नहीं होती, वो क्या होती है, डुप्लीकेट हो जाती है, और अपोजिट साइड पर क्या करती है, अपोजिट पोल्स पर मूव होना स्टार्ट हो जाती है। अपोजिट पोल पर क्या करती है, मूव होना स्टार्ट हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। ये होता है आपके प्रोफेज के अंदर, इसको लिख लो, लिख लिया क्या भाई। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं बच्चों हम आगे। अभी हमने देख लिया इंटरफेस, प्रोफेज भी देख लिया। अब हम बढ़ते हैं मेटाफेज की तरफ। किस तरफ बढ़ते हैं बच्चों, मेटाफेज की तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं, मेटाफेज की तरफ बढ़ते हैं। किस तरफ बढ़ेंगे, मेटाफेज। प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आता है, मेटा, 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 मेटाफेज, मेटा, मेटाफेज, मेटा, मेटाफेज आता है, ठीक है। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, अब क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर से क्या हो रहा था, कंडेंस होकर क्या बन रहा था,
क्रोमोसोम बन रहा था। तो यहां पर क्या होता है, फुल्ली कंडेंस्ड कंडेंस्ड क्रोमोसोम, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम क्या करता है, जो कि हमारा क्या बने थे, होमोलोगस क्रोमोसोम बने थे। फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, स्टार्ट फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम मेक देयर सिस्टर क्रोमेटिड, क्या बनाएंगे, जो फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड को बनाएंगे, क्रोमेटिड बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, जो फिर क्या होता है, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो है वो क्या बनाते हैं, अपने सिस्टर क्रोमेटिड बनाते हैं। फिर क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, अरेंज, क्रोमोसोम कहां होते हैं, अरेंज ऑन मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, जिसको मेटाफेजिक प्लेट को हम दूसरा नाम भी देते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, मेटाफिजिक प्लेट को हम इक्वेटोरियल प्लेन भी कह सकते हैं, या फिर मेटाफिजिक प्लेट भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हो मेटाफिजिक प्लेन लिख लो यार, प्लेन लिख लो, तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो अच्छा होगा। ठीक है, क्या होता है, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम क्या बनाते हैं, अपने सिस्टर क्रोमेटिड बनाते हैं, और क्रोमोसोम अरेंज कहां होते हैं, जितने भी सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम हैं वो अरेंज हो जाते हैं तुम्हारे इक्वेटोरियल प्लेन पर, या फिर बोल सकते हो मेटाफिजिक प्लेन पर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जितने भी क्या होते हैं, अब क्या होता है, क्या होता है भाई, बस जरा बताओ मुझे, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जरा बताओ 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 बताओ। डायग्राम से समझते हैं फिर समझ में आएगा। देखो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, प्रोफेज वाला क्रोमोसोम, क्या हो गया, प्रोफेज, प्रोफेज वाला सेल। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई रहती है। इसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होती है। बट मेटाफेज में आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और क्या, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस फुल्ली डिसअपियर्ड, फुल्ली डिसअपियर्ड, फुल्ली क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। यानी कि मेटाफेज में आते आते, मेटाफेज में आते आते, क्या बोला मैंने, मेटाफेज में आते आते जो तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो फुल्ली क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स है, जिन्होंने क्या कर ली, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड्स बना ली, जिन्होंने क्या कर ली, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बना ली, वो कहाँ अरेंज हो जाते हैं, तुम्हारे मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर। वो कैसे दिखते हैं, देखो सबसे पहले प्रोफेज के अंदर जो तुम्हारे क्या थे, क्रोमोसोम क्या थे, कंडेंस होकर क्या बना लिए थे, क्रोमोसोम जो थे वो कंडेंस होकर क्या बना लिए थे, होमोलोगस क्या बना लिए थे, क्रोमोसोम बना लिए थे। जितने भी तुम्हारे क्रोमेटिन फाइबर था वो कंडेंस होकर क्या बना लिया था, तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम बना लिया था। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या बनाते हैं, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बनाते हैं, यानी कि डीएनए कंटेंट को क्या करते हैं, डबल करते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये वाला क्रोमेटिड क्या करेगा, अपनी ही एक क्या बनाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा। क्या बनाएगा, अपनी ही एक सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगी। किस तरीके से दिखेगी सर, इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी। ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम विद सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमोसोम विद सिस्टर क्रोमेटिड कुछ इस तरीके से क्या होगा, दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा वो क्रोमोसोम जो है, जो फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम है वो क्या बनाएगा, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा और अरेंज हो जाएगा मेटाफेजिक प्लेट के अंदर। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होगी, न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होगी, और न्यूक्लियोलस भी जो है वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, फुल्ली डिसअपियर हो गया। अब क्या होगा, ये मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर क्या होगा, जो तुम्हारा देखना ध्यान से, अब यहां पर एक चीज छूट गई, यहां पर एक चीज छूट गई, वो क्या थी, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल जो थे वो कहां आ गए थे, तुम्हारे अपोजिट पोल्स के ऊपर, कहां आ गए थे, तुम्हारे अपोजिट पोल्स के ऊपर आ गए थे। अब मेटाफेज के अंदर जो थे वो क्या थे, सेंट्रियोल्स जो थे वो
डुप्लीकेट हो गए, देखो प्रोफेज के अंदर क्या हुए, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए और अपोजिट पोल्स पर मूव हो गए थे, राइट, क्या हो गए थे, अपोजिट पोल्स के ऊपर मूव हो गए थे। अब मेटाफेज के अंदर कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे। अब बात आती है तुम्हारे क्रोमोसोम यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम कहाँ अरेंज होंगे, मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज होंगे, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, देखना ध्यान से। ये हो गया तुम्हारा क्या होगा, सेल। अब सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट नहीं है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं है और ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ क्या क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है और तुम्हारे क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम विद सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड वाले होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो कहाँ अरेंज हो जाते हैं, तुम्हारे मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर, मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। किसके ऊपर अरेंज हो जाते हैं, तुम्हारे मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, अरेंज हो जाते हैं, यानी कि एक लाइन में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, एक लाइन में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं। और ये हो गए तुम्हारे क्या, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स। अब तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें मेटाफिजिक प्लेट को, मेटाफिजिक प्लेट को इक्वेटोरियल प्लेन क्यों बोलते हैं। इक्वेटर की लाइन यानी कि जो तुम्हारी अर्थ है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इक्वेटर की लाइन खींचते हैं। इक्वेटर यानी कि एक ऐसी लाइन होती है जो हमारी क्या होती है, अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइन होती है जो कि बिल्कुल सीधी की सीधी आती है। यानी कि ये अगर होगा हमारा अर्थ तो उसके ऊपर हम क्या खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर, जो कि क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने सेल के ऊपर भी एक लाइन खींचते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, यानी कि एक सीधी लाइन होती है जिसके ऊपर हमारे क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो जाते हैं, या कि बोल सकते हो आकर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो इक्वेटोरियल प्लेन पर आके क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ये सब होता है आपके मेटाफेज के अंदर, क्या हो जाते हैं, मेटाफेज के अंदर ये सब होता है। और क्या होता है, ध्यान सुनना। अब ये जो सेंट्रियोल्स है, ये जो सेंट्रियोल्स है वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर रिलीज करके, अब ये जो सेंट्रियोल्स है वो स्पिंडल फाइबर रिलीज करेंगे और वो स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा तुम्हारे क्रोमोसोम के, किससे, सेंट्रियोल से। किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये जो क्या है बोलते हैं तुम्हें से, सेंट्रियोल बोलते हैं, वो क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर रिलीज करेगा और जो स्पिंडल फाइबर है वो कनेक्ट हो जाएंगे किसके ऊपर, किसके ऊपर हो जाएंगे भाई, तुम्हारे क्रोमोसोम के सेंट्रियोल के ऊपर क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखता हूं, जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स, 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 सेंट्रियोल्स स्पेलिंग सही हो गया, सेंट्रियोल्स रिलीज स्पिंडल फाइबर, रिलीज स्पिंडल फाइबर, रिलीज स्पिंडल फाइबर एंड स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर attached to chromosome, attached to chromosome, attached to chromosome, attached to chromosome at सेंट्रोमियर। किसके ऊपर, सेंट्रोमियर के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। यहां पर मैं वापस से बना दिया, जो कि मैंने बिठा दिया था यहाँ पर, इक्वेटर, जो कि होती है इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अब देखो सेंट्रियोल्स ने क्या किया, स्पिंडल फाइबर रिलीज किया और वो अटैच हो गया तुम्हारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर। सेंट्रोमियर क्या होता है, तुम्हारे क्रोमोसोम का जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो काला काला पार्ट दिख रहा है वो क्या है, तुम्हारे क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है। अब क्या करेगा, जो ये जो सेंट्रियोल है यानी कि एक ऑर्गेनेल है, वो क्या रिलीज करता है, स्पिंडल फाइबर रिलीज करता है और वो आके कनेक्ट हो जाते हैं तुम्हारे सेंट्रोमियर से। ये भी रिलीज करेगा, ये भी रिलीज करेगा। ठीक है, अपोजिट पोल के ऊपर चले गए तुम्हारे सेंट्रियोल्स और उन्हें क्या रिलीज की, क्या रिलीज की भाई, स्पिंडल फाइबर रिलीज की। क्या रिलीज की, स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर को क्या की, रिलीज की। ये क्या हो गए तुम्हारे सेंट्रियोल हो गए, क्या हो गए तुम्हारे सेंट्रियोल्स हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान सुनना, प्रोफेज में क्या था, प्रोफेज में क्या हुआ, जितने भी तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस था और न्यूक्लियोलस था, वो क्या हो गए, डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए। मेटाफेज में आते आते क्या हो गया, वो क्या हो गए, फुल्ली क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। ठीक है, जो तुम्हारा सेंट्रियोल डुप्लीकेट होके अपोजिट पोल्स पर मूव कर रहा था वो फुल्ली क्या हो जाता है,
अपोजिट पोल पर आ जाता है और क्या रिलीज करता है, स्पिंडल फाइबर रिलीज करता है, जो कि अटैच हो जाते हैं तुम्हारे क्रोमोसोम के ऊपर। और जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स थे जो कि एक क्रोमेटिड के साथ में थे, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक क्रोमेटिड के साथ में थे, वो क्या करते हैं, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बनाते हैं और अरेंज हो जाते हैं मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर। मेटाफिजिक प्लेट ऐसी प्लेट होती है जो कि फुल्ली इमेजिनरी होती है, यानी कि एक ऐसी सीधी लाइन जिसके ऊपर हमारे क्रोमोसोम जो है वो आकर अरेंज हो जाते हैं। और अरेंज होने के बाद में स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, सेंट्रियोल से रिलीज होकर उनके किसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, सेंट्रोमियर के ऊपर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। यहां पर मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए डायग्राम। ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम, और ये जो बीच वाला काला वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला काला वाला पार्ट है वो है तुम्हारा सेंट्रोमियर। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो ये होता है तुम्हारे किसके अंदर भाई, मेटाफेज के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? मैं दिख रहा हूँ क्या, नहीं दिख रहा हूँ क्या? ओके, तो ये होता है तुम्हारे मेटाफेज के अंदर। इसको लिख लो, लिखो लिखो लिखो। अब देखो, तुमने लिख लिया मेटाफेज लिख लिया। अब बात करते हैं तुम्हारे एनाफेज की। अब क्या बात करते हैं, एनाफेज की। एनाफेज 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 एनाफेज। लिख लिया था बच्चा वाड़ी, लिख लिया था ना, लिख लिया था सर, लिख लिया था सर, हमने लिख लिया था, लिख लिया था, क्या कर लिया था, लिख लिया था सर। अब देखो, अब हम बात करते हैं अपने एनाफेज की। किस बात करते हैं बच्चों, एनाफेज की। एनाफेज, अन्ना का फेज इज इक्वल्स टू एन्ना फेज। अब एन्ना फेज में क्या होता है, जितने भी तुम्हारे क्या है, क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है विद सिस्टर क्रोमेटिड, वो किसके ऊपर अरेंज हो गए थे, मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर। उनसे क्या अटैच हो गई थी, स्पिंडल फाइबर। अब देखो, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम विथ सिस्टर क्रोमेटिड, विथ सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड सेपरेट, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड पुल्ड इन अपोजिट, इन अपोजिट, 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 अपोजिट डायरेक्शन एंड separated from each other by spindle फाइबर। यानी कि एनाफेज में क्या होता है, जितने भी तुम्हारे सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम हैं जो कि मेटाफेज के ऊपर क्या हो गए थे, अरेंज हो गए थे, वो क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पूल होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पूल होते हैं, और वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। और क्या होता है, और क्या हो जाता है भाई, एक दूसरे से सेपरेट होकर अपोजिट साइड पर मूव हो जाते हैं। कौन, अपने क्या, सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम। कैसे होता है, इसको भी एग्जांपल से समझो। अब देखो, ये क्या है, एक क्रोमोसोम, ये क्या है, एक क्रोमोसोम है। इसको मैंने, ये मेरे हाथ को समझ लो, क्या है ये, मेरे हाथ को समझ लो स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, ये हो गई एक ऊपर वाली डायरेक्शन, ये हो गई एक नीचे वाली डायरेक्शन, ये हो गई एक डायरेक्शन, ये हो गई एक डायरेक्शन, जो कि एक दूसरे से अपोजिट है। अब मैं क्या करता हूँ, स्पिंडल फाइबर से ताकत लगाता हूँ। स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, एक दूसरे ताकत लगाएगा और क्या करेगा, क्रोमोसोम को बीच में से तोड़ देगा। क्या करेगा, क्रोमोसोम को बीच में से तोड़ देगा। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये मैंने जो क्रोमोसोम लिया हुआ है, यानी कि ये जो मार्कर है, इसको समझो, निप को, ये जो कैप है उसको समझो तुम एक क्रोमेटिड, एक सिस्टर क्रोमेटिड, और ये हो गई तुम्हारी दूसरी क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड, ये हो गई एक क्रोमेटिड, ये हो गई एक क्रोमेटिड। ठीक है, जब मैं स्पिंडल फाइबर से ताकत लगाता हूं, जब मैं स्पिंडल फाइबर से ताकत लगाता हूं तो एक क्रोमेटिड सेपरेट हो गई, दूसरी क्रोमेटिड क्या हो गई, सेपरेट हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, ये एक क्रोमेटिड सेपरेट हो गई, ये एक क्रोमेटिड सेपरेट हो गई, और वो कहां पुल हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में पुल हो गई। एंड यहां पर एक चीज लिख देना, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। क्या होते हैं, क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। इतनी बात समझ में आ गई कि कैसे होता है? अब देखो, डायग्राम की मदद से भी समझ लो, डायग्राम की मदद से भी समझ लो बच्चा पार्टी, डायग्राम की मदद से भी समझ लो। अभी तक तो हम समझते आ रहे हैं डायग्राम से। ये हो गया तुम्हारा सेल, क्या हो गया तुम्हारा, सेल हो गया, किसका, एनाफेज का, एनाफेज का।
ये हो गया तुम्हारा सेल मेटाफेज का, क्या हो गया तुम्हारा मेटाफेज का, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में क्रोमोसोम क्या हुआ, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बना दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। सेंट्रियोल जो थे डुप्लीकेट होकर अपोजिट साइड पर मूव हो गए थे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस क्या होना स्टार्ट हो गई थी, डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई थी। फिर जब वो मेटाफेज में आए, जब वो मेटाफेज में आए तब होमोलोगस क्रोमोसोम ने क्या किया, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बना लिए, यानी कि डीएनए कंटेंट को डबल कर लिया। सेंट्रियोल्स क्या हुए, अपोजिट साइड पे मूव हो गए थे फुल्ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस क्या हो गए थे, फुल्ली डिसअपियर हो गए थे। फिर जो क्रोमोसोम्स थे हमारे मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो गए थे, और सेंट्रियोल जो अपोजिट साइड पर मूव हो गए थे, उन्होंने स्पिंडल फाइबर रिलीज किया और वो कनेक्ट हो गए थे हमारे सेंट्रियोल से। इतना हुआ था हमारे मेटाफेज में। अब एनाफेज में क्या होता है, ये हो गई तुम्हारी, क्या हो गई तुम्हारी इक्वेटोरियल प्लेन, या फिर बोल सकते हो मेटाफिजिक प्लेट। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारे क्रोमोसोम अरेंज होते हैं वो क्या होते हैं, पुल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पुल हो जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं। कैसे दिखते हैं भाई, हम बना रहे थे नीले और काले से, नीले और लाल से। ये क्रोमोसोम हो गया तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा सेंट्रियोल। ध्यान से देखना, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, तुम्हारे लिए एनिमेटेड लेक्चर भी हो जाएगा। एक बच्चे ने मुझे बोला भी था सर कि मुझे एनिमेटेड में लेक्चर चाहिए वाला, बट भैया हमारा एडिटर साहब ना थोड़ा सा घूसखोर वाला इंसान है, पता है। उसको चाय पानी पिलाना पड़ता है कि तुम्हारे एनिमेटेड लेक्चर बनाने के चक्कर में मुझे इसको चाय पानी पिलानी पड़ेगी 10 रुपए की, ठीक है। वो तो मैं कर ही सकता हूँ, तो मैंने उसको दे दिया है, वो बनाएगा। टाइम लगेगा उसको बनाने के लिए, क्योंकि एनिमेटेड लेक्चर बनाने के लिए बनाना होगा उसको पीपीटी, उसमें लगता है टाइम, ठीक है। वो भी आ जाएगा समय के साथ साथ में, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मेटाफेज में जो तुम्हारे इक्वेटोरियल प्लेट पर या फिर मेटाफेजिक प्लेट पर जो क्रोमोसोम अरेंज हुए थे, जिनसे स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हुआ था, तो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर जो है उनको क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में पुल करता है। किसको, क्रोमोसोम को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करता है। कहां से पकड़कर, सेंट्रोमियर से क्या करता है, अपोजिट पोल पर मूव करता है। तो ये आधा सेंट्रोमियर यहां पहुंच जाता है और आधा सेंट्रोमियर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। और इनसे कौन कनेक्ट होता है, अपना स्पिंडल फाइबर, जो कि क्या करता है, पुल करता है किसको, क्रोमेटिड्स को, किसके, क्रोमोसोम के। तो कुछ इस तरीके से हमारा एनाफेज में जो है वो सेल दिखता है। कुछ इस तरीके से हमारा एनाफेज में सेल दिखता है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। ओके सर, ये तो हमें समझ में आ गया सर, ओके। तो आज ये समझ में आ गया तुम्हें एनाफेज। अब एनाफेज में सिर्फ इतना होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम जो है सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पूल हो जाते हैं, और उनकी जो क्रोमेटिड है सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से। किसकी वजह से, स्पिंडल फाइबर की वजह से। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना ही होता है तुम्हारा एनाफेज में। अब आ जाओ टीलोफेज के अंदर, अब आ जाओ तुम्हारे टेलोफेज के अंदर। सबसे पहले इसको लिख लो भाई, लिख लिया क्या, ओके लिख लिया। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं टेलोफेज के अंदर। क्या बढ़ते हैं, टीलोफेज के अंदर। टीलोफेज बहुत छोटा सा फेज होता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है, टीलोफेज के अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं, डिसअपियर्ड, एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, रीफॉर्म, रीफॉर्म बोल सकते हो, वापिस से रीफॉर्म अराउंड, अराउंड सेपरेटेड, सेपरेटेड, सेपरेटेड क्रोमोसोम। इसके अंदर का किसके अराउंड क्या हो जाते हैं, रिफॉर्म हो जाते हैं अराउंड सेपरेटेड क्रोमोसोम। अब देखो क्या हुई थी, सिस्टर क्रोमेटिड जो थी स्प्लिट हो गई थी अपने सेंट्रियोल के साथ में, ठीक है। सेंट्रियोल के साथ में अब क्या हुई थी, सेपरेट हो गई थी, यानी कि वो क्या बन गए थे, क्रोमोसोम बन गया था वन सिस्टर क्रोमेटिड वाला। यानी कि जो हमारा क्रोमोसोम था जो कि टू सिस्टर क्रोमेटिड्स वाला, यानी कि ऐसा क्रोमोसोम था जो दो क्रोमेटिड के साथ में था, वो कन्वर्ट हो गया किसके किसके अंदर,
एक एक क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा टेलोफेज के अंदर, अब क्या होगा टीलोफेज के अंदर, देखना यहाँ पर, ये हो गया तुम्हारा टीलोफेज, ये हो गया तुम्हारा टीलोफेज। ध्यान सुनना, अब यहां पर क्या हुआ था, ध्यान से देखना, एक सेकंड एक सेकंड, क्या यहाँ ही पर बना देता हूँ, देखो ये हो गया तुम्हारा एक क्रोमोसोम, ये हो गया तुम्हारा दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक क्रोमोसोम, ये हो गया तुम्हारा दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेंट्रियोल, इसका भी सेंट्रियोल, इसका भी सेंट्रियोल, इसका भी सेंट्रियोल। ठीक है, अब क्या होता है, इन दोनों क्रोमोसोम्स के अराउंड, इन दोनों क्रोमोसोम्स के अराउंड, ये जो कि अपोजिट डायरेक्शन में पूल हो गए थे, उनके अराउंड क्या स्टार्ट हो जाता है, उनके अंदर क्या, उनके अराउंड क्या फॉर्म होती है, तुम्हारा न्यूक्लियस फॉर्म होता है। क्या हो जाता है, न्यूक्लियस फॉर्म होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी रीफॉर्म हो जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, रीफॉर्म हो जाते हैं, किसके अराउंड, जो तुम्हारे क्या बोल सकते हो, जो तुम्हारे क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे उनके अराउंड क्या हो जाते हैं, क्या होता है भाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हो रीफॉर्म हो जाते हैं। बस यही होता है तुम्हारे टेलोफेज के अंदर, और जो तुम्हारा स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल था वो डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो इसको लिख लो, इतना सा लिख लिया तुमने। अब देखो साइटो, क्या बोल सकते हैं, साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस खत्म, अब देखो साइटोकाइनेसिस, अब देखो साइटोकाइनेसिस, अब देखो साइटोकाइनेसिस को, साइटो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में कुछ नहीं होता, साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म डिवाइड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स एंड फॉर्म टू न्यू cells by notch by notch। क्या होता है, ये हो गया, देखो साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। ठीक है, और दो नए सेल्स बनाता है, किसके थ्रू, नॉच के थ्रू। अब ये हो गया टेलोफेज, क्या हो गया, ये टेलोफेज हो गया। टेलोफेज में क्या हो गया, तुम्हारा जो क्या थे, तुम्हारे जो क्रोमोसोम्स थे उसके अराउंड क्या हो गया, न्यूक्लियस फॉर्म हो गया, और न्यूक्लियस फॉर्म हो गया, न्यूक्लियस फॉर्म हो गया, न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, यानी कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा, ये जो तुम्हारा सेल है, ये जो तुम्हारा सेल है, ये जो तुम्हारा सेल है, ये जो तुम्हारा सेल है जिसके अंदर क्या है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या है, तुम्हारे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जिसके अंदर क्या है, तुम्हारे होमोलोगस क्या है, जिसके अंदर तुम्हारे होमोलोगस क्या है भाई, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। किसके बनाए थे अपन ने, नीला वाला बनाए थे ना, ये हो गया तुम्हारा नीला वाला। ये जो तुम्हारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है जिसके अराउंड क्या है, तुम्हारी न्यूक्लियस क्या हो गया, रीअपीयर हो गया। अब वो क्या होता है, उसके अंदर क्या आता है, नॉच, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बनना स्टार्ट होता है, नॉच, यानी कि नॉच मतलब गड्ढा बनना स्टार्ट होता है। क्या बनना स्टार्ट होता है, गड्ढा बनना स्टार्ट होता है, और ऐसे करके तुम्हारे दो सेल्स, दो नए सेल्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जो तुम्हारे नए सेल्स बने हैं वो क्या हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और दो नए सेल्स बन जाते हैं, किसके थ्रू, नॉच के थ्रू। नॉच के थ्रू मतलब एक गड्ढा होता है, नॉच का मतलब, नॉच का मतलब ये गड्ढा, गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, नॉच बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके क्या होता है, क्या होता है, सेल जो है वो पिचकता है, और दो सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा सेल, ये हो गया तुम्हारा पहला सेल, ये हो गया तुम्हारा दूसरा सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, तुम्हारा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, जिसके अंदर तुम्हारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है बच्चों, और क्या प्रेजेंट है भैया, बताओ जरा, क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो इस तरीके से कुछ तुम्हारे न्यू सेल फॉर्म होते हैं, न्यू सेल फॉर्म होते हैं इन इन माइटोसिस, इन माइटोसिस। देखना अभी ध्यान से,
जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था माइटोसिस जो है उसमें क्या होता है, आइडेंटिकल सेल का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो देखो ये जो सेल है उसी की जैसा ये दोनों सेल दिख रहे हैं क्या, ये जो सेल है उसी की जैसे ये दो सेल दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं, यानी कि ये दोनों सेल्स क्या हो गए, अपने पेरेंट सेल से क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं। ठीक है सर। अब आइडेंटिकल सेल का मतलब अगर ये पेरेंट सेल हैप्लॉइड होगा तो बच्चे भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो ये भी सेल क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। ठीक है सर। तो अब मुझे बताओ ये सेल जो है वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। सर ये क्या है, हैप्लॉइड है, क्योंकि इनके अंदर हर टाइप के क्रोमोसोम की एक एक कॉपी प्रेजेंट है। इस सेल के अंदर भी लाल वाले और नीले वाले क्रोमोसोम की एक एक कॉपी प्रेजेंट है, और इस सेल के अंदर भी लाल वाले और नीले सेल के लाल वाले और नीले क्रोमोसोम की एक एक कॉपी प्रेजेंट है। इसलिए ये दोनों सेल क्या है, जो नए सेल्स बने हैं वो क्या है, क्या है भाई, हैप्लॉइड है, जो कि सिमिलर है अपने पेरेंट सेल से। इसलिए बोलते हैं कि माइटोसिस में जो सेल फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया तुम्हारा साइटोकाइनेसिस, ये हो गया तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। अब ध्यान से सुनना, वापस से एक बार बता रहा हूं, फटाक से बता रहा हूं। देखो सबसे पहले प्रोफेज में क्या होता है, जितना भी तुम्हारा क्रोमेटिन मटेरियल होता है तुम्हारे सेल के अंदर पड़ा हुआ इंटरफेस के अंदर, वो कंडेंस होकर बना लेता है तुम्हारे क्रोमोसोम। क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। ठीक है। फिर क्या होता है, तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और सेंट्रियोल डुप्लीकेट होकर अपोजिट पोल पर मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे जैसे मेटाफेज में आते हैं, मेटाफेज में जैसे जैसे वो मूव करते हैं, उनके अंदर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस, ठीक है, पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है, सेंट्रियोज अपोजिट पोल्स पर आ जाते हैं। और क्या होता है, जो तुम्हारा क्रोमोसोम है वो अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बना लेता है। क्या बनाता है, सिस्टर क्रोमेटिड बना लेता है, और अरेंज हो जाता है तुम्हारे मेटाफिजिक प्लेट के अंदर। मेटाफिजिक प्लेट पर अरेंज हो गया। ठीक है। सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पर आ गए। अब सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर को रिलीज करते हैं, और वो कनेक्ट हो जाते हैं तुम्हारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर। कहां पर कनेक्ट हो जाते हैं, तुम्हारे सेंट्रोमियर पर कनेक्ट हो जाते हैं। फिर एनाफेज में आके वो क्या होते हैं, जो सेंट्रोमियर के ऊपर जो तुम्हारे स्पिंडल फाइबर क्या हुए थे, अटैच हुए थे, वो क्या करते हैं, सेंट्रोमियर से तुम्हारे क्रोमोसोम को पकड़कर बीच से तोड़ देते हैं। बीच से क्या कर देते हैं, ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम, ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम, ये हो गया तुम्हारा सेंट्रोमियर, और ये हो गया मेरे हाथ स्पिंडल फाइबर। उसने क्या किया, पुल किया अपोजिट डायरेक्शन में क्रोमोसोम को, तो वो बीच से टूट गया, विथ सेंट्रोमियर के साथ में टूट गया, और वो बदल गया दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के अंदर। अलग अलग नहीं, सेम ही क्रोमोसोम है, बट एक से दो क्रोमोसोम बन गए। ये एक क्रोमोसोम था, ये एक क्रोमोसोम था, तो उन्होंने एक क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम बन गए, दो क्रोमोसोम बन गए। ठीक है। किसके अंदर, एनाफेज के अंदर, और वो अपोजिट पोल पर मूव हो गए। फिर टीलोफेज के अंदर क्या होता है, जो अपोजिट पोल्स पर क्या हुए थे क्रोमोसोम्स, क्या हुए थे, पुल हुए थे, उनके अराउंड क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है, न्यूक्लियस अपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गई तो न्यूक्लियस अपीयर हो गया, और न्यूक्लियस अपीयर हो गया तो उसके अंदर क्या आ जाता है, न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाता है, रीफॉर्म हो जाता है, यानी कि फिर से बन जाता है। ठीक है। फिर साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कैसे होता है, जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर गड्ढा बनना स्टार्ट होता है, गड्ढा बनना स्टार्ट होता है, और ऐसे करके तुम्हारे दो सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, न्यूक्लियस भी आ जाता है, और वो ऐसे करके तुम्हारे न्यू सेल फॉर्म हो जाते हैं। इतनी बात समझ आएगी। अगर तुम्हें ये नॉच वाला प्रोसेस समझ में ना आए तो तुम देखना, तुम्हारी मम्मी जब आटा गूंथ लेगी, क्या कर लेगी, जब तुम्हारी मम्मी रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ लेगी, तो तुम एक क्या करना, लोई पकड़ना, लोई मतलब एक बॉल पकड़ना तुम्हारे आटे का, और उसको ऐसा बीच से ऐसा दबाना, क्या करना, बीच से ऐसा दबाना, और पुल करके देखना, तो क्या होगा, बरोबर एक बीच से ऐसा तुम दबाओगे ना, तो इक्वल क्वांटिटी में दोनों हाथ में आ जाता है, यानी कि बरोबर टूट जाता है। तो उसी तरीके से तुम्हारा साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। तो ये था तुम्हारा माइटोसिस। तो आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर देता हूं, क्योंकि लेक्चर का टाइम ज्यादा स्टॉप हो गया है, और अगर मैं आगे पढ़ाने गया तो तुम्हें पता है लेक्चर स्टॉप हो जाएगा, और वो मैं उसका रिस्क नहीं ले सकता। नहीं तो मैं यहाँ पर पढ़ाते रहूंगा, लेक्चर स्टॉप हो जाएगा, और मैं यहाँ पर भजन गाते रहूंगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मियोसिस। ठीक है। तो मैंने तुम्हें बिल्कुल ही स्टार्टिंग से जिन बच्चों ने बेसिक नहीं पढ़ा था उनका भी बेसिक कवर करते करते मैंने तुम्हें माइटोसिस पर लाकर छोड़ दिया है। अब इसको पढ़ने के बाद में तुम क्या करोगे, एनिमेटेड लेक्चर भी जाके पढ़ोगे। क्या करोगे, एनिमेटेड लेक्चर भी जाके देखोगे, जिससे कि तुम्हें माइटोसिस जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, और इसके नोट्स जो है तुम्हें मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और वीडियो रिलीज कर रहा हूं मैं उसकी, किसकी, मैथ्स के हाई वेटेज चैप्टर की, तो जाके जरूर से देख लेना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द मियोसिस प्रोसेस। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, तो मिलते हैं कल लेक्चर नंबर
किसके अंदर भाई? लेक्चर नंबर 6 के अंदर। माइटोसिस, जब सेल्स तकसीम हो जाते हैं। क्या है माइटोसिस? जब सेल्स को डुप्लिकेट होने की ज़रूरत पड़ती है तो इस रेप्लिकेशन के लिए दो मेन मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, माइटोसिस और मायोसिस। इस वीडियो में हम माइटोसिस के मुतालिक बात करेंगे। माइटोसिस को इस बात से याद रखा जा सकता है कि सेल्स और उसकी तमाम पार्ट्स की एक सिंपल डुप्लिकेशन है। सेल अपना डीएनए डुप्लिकेट करता है और इसकी वजह से दो नन्हे डॉटर सेल्स बनते हैं जिनमें सेम पीसेस और जेनेटिक कोड्स की दो आइडेंटिकल कॉपीज़ वो बनती हैं। उन दो आइडेंटिकल कॉपीज़ बनने के लिए इन सेल्स को कुछ मराहिल से गुजरना पड़ता है। सेल्स के डिवाइड होने से पहले सेल रेस्टिंग फेज़ में होता है, लेकिन रेस्टिंग फेज़ में मौजूद सेल्स असल में रेस्ट में नहीं होते, बल्कि वो अपने ज़ख़ीरों को मेंटेन रख रहे होते हैं सेल डिवीज़न होने के लिए। इस फेज़ को इंटरफेज़ कहते हैं। ये सेल को डिवीज़न के लिए तैयार करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए डुप्लिकेशन और एंजाइम्स हैं। इस फेज़ के बाद माइटोसिस फेज़ आता है, जो कि इनको मज़ीद तकसीम करता है कैरियोकाइनेसिस में, जो कि न्यूक्लियस की डिवीज़न है, और साइटोकिनेसिस में, जो कि साइटोप्लाज्म की डिवीज़न है। कैरियोकिनेसिस में माइटोसिस के 4 बेसिक स्टेप्स शामिल हैं, जो कि हैं प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टेलोफेज़। हम प्रोफेज़ से शुरू करते हैं। इस फेज़ में क्रोमोसोम्स की कोइलिंग शुरू हो जाती है और वो कंडेंस हो जाते हैं। फिर न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जीन ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोफेज़ के दौरान रोक दी जाती है और तब तक दोबारा शुरू नहीं होती जब तक लेट एनाफेज़ से अर्ली G1 फेज़ ना आ जाए। न्यूक्लियोलस भी अर्ली प्रोफेज़ के दौरान डिसअपियर हो जाता है। सेंट्रोसोम माइटोटिक एपरेटस को बनाते हैं जिसमें स्पिंडल ट्यूबुल्स की जनरेशन शामिल है। मेटाफेज़, अब इस फेज़ में सारे पीसेस खुद को अलाइन कर लेते हैं स्प्लिट होने के लिए, और डीएनए का क्रोमेटिन अब क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाता है। क्रोमोसोम्स के 2 स्ट्रैंड्स सेंट्रोमियर को सेंटर से कनेक्ट करते हैं और ट्यूब्यूल्स डीएनए के साथ नहीं बल्कि सेंट्रोमियर के साथ कनेक्ट होते हैं। एनाफेज़, यहाँ पर सेपरेशन शुरू हो जाती है। आधे क्रोमोसोम्स सेल की एक तरफ खींच लिए जाते हैं और बाकी आधे सेल्स की दूसरी तरफ। जब क्रोमोसोम्स सेल्स की अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं तो अब ये वक्त है टेलोफेज़ की तरफ जाने का। अब डिवीज़न अपने इख्तिताम की तरफ है और अब इस मौके पर न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से सिंथेसाइज होना शुरू हो जाती है, और वो भी सेपरेटेड क्रोमोसोम्स के साथ साथ। साइटोकिनेसिस सेल मेम्ब्रेन को दरमियान से अलग करती है। अब हमारे पास 2 अलग अलग सेल्स हैं और दोनों के पास आधा ओरिजिनल डीएनए मौजूद है। अब तक हमने देखा है माइटोसिस और उसके मुख्तलिफ फेजेस। अब माइटोसिस की अहमियत जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस, ये एक इक्वेशनल डिवीज़न है जिसके नतीजे में 2 एक जैसे आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं और उनमें पेरेंट सेल जितनी ही अमाउंट और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है। माइटोसिस सिंगल सेल्ड जाइगोट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस सेल डिवीज़न के नतीजे में बनने वाले तमाम सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी होती है। ये सेल की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने में भी मदद करती है। माइटोसिस बॉडी टिश्यूज़ की वेयर और टेयर में भी मदद करता है, जिसकी वजह से ज़ख़म भरते हैं और खोटे आज़ा दोबारा बनते हैं, जैसे कि छिपकली की दुम अगर कट जाए तो वो इसी के ज़रिए ठीक होती है। ये यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई करने का ज़रिया है। अगर माइटोसिस अनकंट्रोल हो जाए और सेल्स की ओवर ग्रोथ शुरू हो जाए तो इसकी वजह से कैंसर और ट्यूमर हो सकता है। अगला अहम फेज़ सेल साइकिल और